गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं अभी जो आपके सामने जो दिखा रहा हूँ वो इंट्रोडक्शन का पार्ट है। हालांकि जब ये वीडियो आपके पास जब अवेलेबल होगा तब तक मैं बता दूं कि मैंने पॉलिटी की जो पूरी सिलेबस है ऑलरेडी ख़त्म कर दिया है। मीन्स ऑफलाइन मैंने ऑलरेडी ख़त्म कर दिया है, पर ऑनलाइन जो आपको अवेलेबल हो रही है वो पूरी ख़त्म होने के बाद शॉर्ट शॉर्ट एक एक घंटे के वीडियो को फॉर्म में आपके पास अवेलेबल होगी। हालांकि जब क्लास ली गई है तो क्लास लॉन्ग, लगभग एक क्लास 3.5 आवर 4.5 आवर ऑलमोस्ट इतना चला है। पर ऑनलाइन जो आपके पास अवेलेबल होगी वो काट कर 1 आवर के अप्रॉक्स आपके पास अवेलेबल होगा। क्योंकि अगर ऑनलाइन पूरी क्लास को एक साथ अगर आप पढ़ेंगे या सुनेंगे तो काफ़ी हेक्टिक या बोरिंग जैसा हो जाता है ऑनलाइन के फॉर्म में। इसलिए मैंने वीडियो जो रखी है काट काट के रखी है। और इंट्रोडक्शन देने का वीडियो का इस इंट्रोडक्शन का पर्पस ये है कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ और कैसे आपको पढ़नी है, और इसमें मैंने कैसे आपको पढ़ाया है। ये सब बातें मैं अभी शॉर्ट में थोड़ा बताऊंगा। बाकी डिटेल बातें तो मैंने जो पढ़ाया है वहाँ बीच बीच में हर जगह मेंशन है, बताया है मैंने। पहली बात मैं बता दूं कि मैं जो जिस लैंग्वेज को मैंने पढ़ाने में रखा है तो नोट्स के फॉर्म में या स्लाइड के फॉर्म में देखें तो मैंने कंप्लीट इंग्लिश रखी है, पर एक्सप्लेन करने में मैंने मिक्स लैंग्वेज का इस्तेमाल किया है, हिंदी एंड इंग्लिश। ये इस पर्पस से क्योंकि इंडिया के जो मैक्सिमम स्टेट का है तो मैक्सिमम स्टेट में मैक्सिमम बच्चे हैं, कुछ को छोड़कर, जो हिंदी समझ लेते हैं। खासकर जो गांव-गांव से जो बिलोंग करते हैं, जिनको या जो एफर्ट नहीं कर सकते, तो ऐसे बच्चे को समझने में आसानी हो, इसको देखते हुए मैंने इसे एक्सप्लेन हिंदी और इंग्लिश मिक्स में किया है। हालांकि मैं बता दूं कि मैंने जो पढ़ाई की है मैंने इंग्लिश में ही पढ़ी है। मेरे लिए भी हिंदी में एक्सप्लेन करना बहुत सारे बातों को डिफ़िकल्ट हुई है। तो कोई नहीं, फिर भी मैंने जितना हो सका है अच्छे तरीके से, डिटेल तरीके से मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। एक तो ये कि वो मैंने इस लैंग्वेज को प्रीफर किया, ठीक है। दूसरी बात मैं बता दूं कि जो मैंने चैप्टर जो पढ़ाया है तो आपको जैसे बुक में जो चैप्टर दी होती है कि एक चैप्टर नाम है उस चैप्टर के बारे में, ठीक है, पर ये पॉलिटी जो है समझने के हिसाब से देखा जाए तो ऐसे पढ़ाया नहीं जा सकता। ऐसे पढ़ाया नहीं जा सकता। मैं अपना एक्सपीरियंस भी बता रहा हूँ उस आधार पर, और जैसे जैसे डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूट में पढ़ाई जाती है उसके आधार पर। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि मैं बड़े बड़े इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट हो या प्राइवेट में, हर जगह से बिलोंग कर चुका हूँ, तो मुझे पता है कैसे कहाँ क्या होती है। तो अगर मैंने एक चैप्टर को पढ़ाया है ना तो नोट्स के फॉर्म में बता दूं या जो स्लाइड के फॉर्म में जो मेंशन है आपको, वो एक चैप्टर के लिए पूरी मैंने नोट्स के फॉर्म में मेंशन किया है। पर एक चैप्टर को पढ़ाते वक्त मैंने डिफरेंट कई चैप्टरों को कवर किया है। जैसे उसमें कोई नाम भी आया, कोई डिटेल कुछ के बारे में आया, तो उसको मैंने डिटेल उसी समय मैंने खत्म कर दिया है। तो ऐसा नहीं है कि आप जब एक चैप्टर को मैं पढ़ा रहा हूं तो इस चैप्टर पर फोकस करोगे, क्योंकि अगर मैं सारे चैप्टर को या डिफरेंट सब्जेक्ट को भी बोलूं, अगर उनको लिंक करके ना पढ़ाऊं तो फिर एक टीचर को पढ़ाने का कोई मतलब ही नहीं बनता। बुक में तो सेम चीज वैसे मेंशन है तो कोई भी पढ़ ले, तो टीचर की क्यों जरूरत है? टीचर की जरूरत है कि आप अच्छे तरीके से समझ सके, और अच्छे तरीके से आप तभी समझ सकोगे जब मैं सारे को आपको लिंक करके पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो आप इसका इंतजार आप नहीं करोगे कि वो चैप्टर जब आएगा तो ही मैं पढ़ूंगा। मैं क्लियरली बता दूं, मैंने अगर मेरा आप 1 घंटे का वीडियो अगर आप सुनते हो तो उसको आपको कवर करने के लिए 4 to 5 आवर आपको पढ़ना पड़ सकता है। जैसे कि एक चैप्टर सिंपल नाम मैं देता हूं, सपोज मैं पढ़ा रहा हूं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, इंडियन पॉलिटी की पहली चैप्टर है, उसे पढ़ा रहा हूं। तो उसे पढ़ाने में हिस्ट्री के बहुत सारे चैप्टरों की बात आती है, तो मैं वहां उसको जाकर मैंने कवर किया है। तो जब भले ही आप ये चैप्टर एक पढ़ रहे हो, पर जब मैंने उन हिस्ट्री वाले पर्सपेक्टिव को भी कवर किया है, मॉडर्न हिस्ट्री हो या एंशिएंट हो, व्हाटएवर हो या मिडिवल हो,
ठीक है, या कोई फिजिक्स का मैटर या केमिस्ट्री का मैटर, व्हाट एवर। तो जब मैंने वर्बली कवर किया है ना, तो आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप बुक में उस चैप्टर के बारे में जाओ, जो मैंने पढ़ाया वहां से आप पढ़ो। अब जब भी जाके पढ़ोगे तो जितनी बातें मैंने पढ़ाई, अगर उसको ध्यान से पढ़ा, अगर रिटेन रखा, तो आप उस चैप्टर को इजीली वे में आप समझ सकते हो, समझने में कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। हालांकि मैंने कोशिश की है डेप्थ में जाने की, पर कभी कभी ये भी हो सकता है कि मैं हर एक पॉइंट को वर्बली कवर ना कर पाऊं दूसरे चैप्टर से रिलेटेड। जैसे जिस चैप्टर को मैंने नोट्स के फॉर्म में कवर किया है, उसे डिटेल तो मैं गया ही गया, इतना डिटेल मैं जा चुका हूं कि उतना डिफरेंट बुक्स में भी आपको नहीं मिलेगी, उस चैप्टर पर्सपेक्टिव से बोलूं। पर जिसको मैंने वर्बली कवर किया है ना, तो उसको माइट भी मैंने पूरी जितनी बुक है उससे बियॉन्ड नहीं गया, ठीक है, पर आपको बुक में जाकर पढ़नी है और आपको समझकर उसको याद करना है, ठीक है। तो ऐसे, तो इसलिए मैंने बोला ना कि आप अगर सर्च कर कर देखोगे ना, तो सर्च करके कुछ चैप्टर का नाम ही आएगा, पर ऐसा लगेगा कि एक चैप्टर को रहते हुए बड़े में जब आप सुनोगे ना अगर, तो लगेगा कि बहुत सारे चैप्टर खत्म हुई है, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये बता दिया कि आपको उतनी मेहनत करनी है साथ में। और इस एग्जाम को, जो एग्जाम के लिए मैं पढ़ा रहा हूँ सिविल सर्विसेज के लिए, तो इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए कोई शॉर्ट फंडा नहीं होता या कोई क्रैश कोर्स नहीं होता है कि कोई किसी को 1 मंथ का कोर्स करा दे और यू विल बी एबल टू क्वालिफाई। नथिंग हैपेंस लाइक दैट, आई एम टेलिंग यू क्लियरली, मैं आपको क्लियरली बता दूं। इस एग्जाम की छोड़ दो, यहां तक कि कोई ग्रुप डी के एग्जाम के लिए भी बात कर दूं ना, तो उस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए किसी को 1 महीने का क्रैश कोर्स करवा दिया जाए और वो क्वालिफाई हो जाए, ऐसा नहीं होता है। अगर कोई ऐसा करते हैं तो आप खुद समझ लो ऐसा नहीं हो सकता। जब तक आप पहले से डेप्थ में नहीं गए हो, पढ़े नहीं हो, तब तक क्वालिफाई नहीं कर सकते। जब मैंने यहां पढ़ाया है तो मैंने प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, ठीक है, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तीनों को पर्सपेक्टिव को देखते हुए मैंने कवर किया है कि प्रीलिम्स को ऐसा नहीं कि जब पढ़ाई जाती है तो प्रीलिम्स के लिए अभी पढ़ेंगे, मेंस के लिए बाद में पढ़ेंगे और वो क्वालिफाई होने के बाद इंटरव्यू की तैयारी करेंगे। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो बीच बीच में हर चीज को मैंने डिस्कस किया है, जो मेरा भी एक्सपीरियंस रहा है, एक तो ये सब चीज, तो सारी चीज को मैंने कवर की है। अब खुद पढ़ोगे, जब सुनोगे, देखोगे, तो आपको खुद ये पता चल जाएगा। देख, तो ये कोई, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे बोलेंगे कि मैं किसी चैप्टर को बहुत डिटेल में गया, बहुत डेप्थ में गया, तो क्यों डेप्थ में गया, मैं सब चीज दिखाऊंगा कि एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, कैसे लिखना है। जब ध्यान से वाकई में सुनोगे, क्वेश्चन देखोगे मतलब मैं सब दिखाऊंगा सामने, तो आपको लगेगा कि इतना भले ही डेप्थ में पढ़ाया है, पर ये इतना डेप्थ, ये भी फिर भी ऐसा नहीं कि बहुत डेप्थ है, इतना हमें जानना है। क्योंकि जिस एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो ना, ऑफिसर के लिए, क्लास ए ऑफिसर, IAS, IPS, IFS और व्हाटएवर जितने सारे सर्विसेज उस एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो, तो उस एग्जाम के लिए बच्चों के पास उतनी कैलिबर होनी चाहिए, क्योंकि उस ढंग से वहां आपको परफॉर्म करनी है, वहां काम करनी है। इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ऐसे आप कितने बच्चे सोचे हैं कि बहुत डिटेल टफ है, ये बकवास पढ़ा रहे, इतना जाने की जरूरत ही नहीं है। तो ऐसा अगर सोचोगे तो ऐसे क्वालिफाई होने से रहा नहीं हो सकते। जो फैक्ट है, जो फैक्ट बात है। अब कितना घंटा पढ़ना है, ये सब वो बीच बीच में मैं डिस्कस करूंगा। एक तो ये समझ गए कैसे पढ़ना, की लैंग्वेज में क्यों कवर किया और कितनी आपको मेहनत करनी है, ये बता दिया। मैं दूसरी बात मैं बता दूं कि मैं जो ये पढ़ा रहा हूं उसका पर्पस क्या है। उसका पर्पस मेरा क्या है कि बेसिकली ये पढ़ाना, एक तो बच्चों को मतलब जो गरीब बच्चे भी है वो भी समझ सके, एक तो ये, ठीक। दूसरी बात, इसको पढ़ाने का मेरा एक और पर्पस क्या है कि मुझे एक तरह से मैं बता दूं कि फंड रेज करना। उन बच्चों के लिए मैं फंड रेज करना चाहता हूं जो बच्चे ऑर्फेन या अनाथ है, जिनके कोई नहीं है दुनिया में, माँ बाप कोई नहीं है, ठीक है। तो उन बच्चों के लिए मैं फंड रेज कर रहा हूं। और दैट्स मैं पर्सनली बता दूं कि मेरा ये जो ड्रीम है, गोल है, लक्ष्य है, व्हाटएवर बोले आपको, कि इंडिया के हर स्टेट से मिनिमम मैं एक बच्चे को मैं अडॉप्ट करूं, मिनिमम एक, हर इंडिया के हर एक स्टेट से। तो उसे, उन बच्चों को नर्चर करने के लिए, नरिश करने के लिए, परवरिश करने के लिए मुझे सफिशिएंट अमाउंट की जरूरत है। तो उसके लिए एक तो ये पढ़ा रहा हूं ताकि मैं फंड रेज कर सकूं बच्चों के लिए, ठीक है। एक चीज मैं बता दूं कि जो मैं पढ़ाऊंगा
तो मैंने जिस टाइप की जो आपको क्वालिटी दी है, आपको ये देने की कोशिश की है, तो आपको अगर किसी इंस्टीट्यूट में आपने पढ़ा होगा या जिन्होंने भी पढ़ा होगा, आप कंपेयर कर लेंगे, मैंने मैक्सिमम से मैक्सिमम बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश की है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि मैं ही बेस्ट हूँ, बेस्ट तो कोई भी हो सकते हैं, पर डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूट में भी अच्छे तरीके से पढ़ाई जाती है, पर उनका टाइम कंस्ट्रेंट, मतलब टाइम की कमी हो जाती है कि वो 2.5 घंटे या 3.5 घंटे का होता है एक क्लास, मतलब पर डे का क्लास। तो 9 महीने 10 महीने 11 महीने में सिलेबस खत्म करते हैं, तो कैसे खत्म कर पाएंगे? मैं भी रह चुका हूँ वहां से, तो मुझे पता है, पर मेरे पास ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन है नहीं, तो मैंने पूरी डिटेल में पढ़ाई है। तो मैं बता रहा था उन बच्चों को, फंड बच्चों के लिए देखिए, आप कितने लोगों ने मुझे बोला कि आप कितना भी अच्छा पढ़ा लो, आप फंड रेज नहीं कर सकते ऑनलाइन के जरिए। ट्रू, चलो कोई मान लिया भी जाए, पर जिनको ये खुद रियलाइज होगा वो खुद देंगे, कोई कंपलसरी नहीं है। और कि कोई ऐसा मेरे पढ़ाने में ऐसा नहीं है कि जब तक आप लिंक को पेमेंट नहीं करोगे आप आगे देख नहीं सकते। आराम से सबके लिए ओपन है, सब लोग देख सकते हैं, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो देने की जब इच्छा हुई, जो मैं काम कर रहा हूँ, मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि आई विल बी एबल टू डू दिस थिंग, या मुझे ये काम करूंगा। जैसे आम लोगों की तरह सबकी होती है कि एक अफसर बनकर बढ़िया से एक अच्छी तरीके से लाइफ गुजारनी है। मैंने भी लगभग जब आप लोग की उम्र में था तो ऐसे ही सोचा था, पर कब लाइफ में क्या चेंज हो जाती है पता नहीं होता, और कब हो जाता है। तो ऐसे जिनको खुद लगेगा अगर ईश्वर ने, खुदा ने, अल्लाह ने, वाहिगुरु ने और जीसस ने जब मुझे ये अपने आप में मन में ये करने के लिए लाया भावना, तो सामने वाले के मन में खुद आ जाएगी। ठीक है, तो ये है। एक बात और बता दूं, जो चैनल हो गई या यूट्यूब की चैनल, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, उसके बारे में डिटेल, वो मैं चैप्टर जब खत्म होगा, चैप्टर खत्म मतलब इस टॉपिक को या हर क्लास के खत्म होने के बाद मैं उसको दिखा दूंगा। और अभी जो वीडियो अभी अवेलेबल होगी इंट्रोडक्शन वाली, लगभग ऑलमोस्ट हर क्लास में मुझे ये डालना पड़ेगा, फिर बाद में ऐसा होगा कि मैं नहीं डालूंगा। ठीक है, तो एक तो ये जो भी पेमेंट का ऑप्शन है वो स्क्रीन पर ये यूपीआई आईडी या जो भी आपका हो बार कोड, वो आपको दिख जाएगा। आप जो भी पेमेंट करो, आप एज ए फी पेमेंट करो, भले आपकी मन है या ना माने, नहीं मन है तो मत करो, ये आपकी विश है। ठीक है, लेकिन मैं आपको बता दूं, आप जो भी पेमेंट करें तो मुझे एज ए गुरु मानकर भले ना करे, या फी मानकर ना करे, या करें आपको या फिर भी ना करे, तो ये मान कर करे कि आप एहसान कर रहे हो मुझ पर, आप मान सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मीन्स आप ये मान सकते हो कि आपने पेमेंट कर कर विकास कुमार पर एहसान किया, पर मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा, तो उन बच्चों पर ये मानकर आप मत पेमेंट करना कि उन बच्चों पर एहसान कर रहे हो। क्यों मैं आपसे ये बोल रहा हूँ? क्योंकि मैं जो काम कर रहा हूँ ना, मैं एक्सेप्ट ये नहीं करता हूँ कि मैं जो कर रहा हूँ उन बच्चों पर एहसान कर रहा हूँ, बिल्कुल नहीं। हमें ईश्वर ने दिया, खुदा ने, भगवान ने, जीसस ने, वाहिगुरु ने हमें इतनी ब्रेन दी, तो इसलिए मैं ये कर पा रहा हूं। अगर वो नहीं दे पाते तो मैं नहीं कर पाता। ठीक है, तो जो भी दिया हुआ उनका है, इसलिए मैं कर पा रहा हूं। तो इसलिए वो बच्चे बेचारे ऑलरेडी बहुत एहसान में जब रह चुके हैं। एक बच्चे को बिना माँ बाप का पलना बड़ा होना कितना डिफिकल्ट होता है, खुद सोच कर देखो। जब एक बच्चे की माँ चली जाए या 1-2 दिन के लिए, तो कितना बच्चा रोता है, तो उन बच्चों की हालत क्या रही होगी। तो इसलिए आप मुझ पर एहसान मान सकते हो, मानना कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई विल एक्सेप्ट डेट, आपने मुझे जो भी दिया, फी दिया, इवन 1 रुपया भी आप देते हो मुझे, तो मैं मानूंगा कि आपने एहसान किया। पर ये मत मानना कि आपने बच्चों पर एहसान किया, क्योंकि वो बच्चे ऑलरेडी एहसान में दबे हुए हैं। एक चीज और, जो भी आप पेमेंट करेंगे वो मैं बाद में दिखाऊंगा, तो उसमें मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप अपना नाम मेंशन कर देंगे और अपना प्लेस जहां से आप बिलोंग करते हो, एंड योर नंबर इफ योर विश, अगर आपकी विश है तो अपना नंबर उसमें मैसेज के साथ डाल सकते हो। नहीं डालना चाहते तो एटलीस्ट नाम एंड प्लेस जहां से आप बिलोंग करते हो। ठीक है, तो ये मेरा पर्पस मैंने बताया, और पर्पस, दोनों पर्पस सारे लोगों के बेनिफिट के लिए। एक चीज और, जो मैंने पढ़ाया है तो सिर्फ ऑफिसर बनने के हिसाब से नहीं पढ़ाया, सिर्फ इसमें मैंने बीच बीच में हर चीज, मैंने लाइफ के हर पर्सपेक्टिव को कवर किया है, कि सिर्फ ऑफिसर बनना नहीं, एक अच्छा इंसान बनना मैंने अपने बच्चों को सिखाया, जो आप लोगों को मैं सिखाया है इस अपने क्लास के जरिए। तो कहते हैं डिफरेंस होता है विद्वान, गुणवान एंड बुद्धिमान। तो किताबें पढ़ के आप विद्वान बन सकते हो, ठीक है,
पर गुण के लिए सिर्फ किताबों से गुण नहीं आता, पर कितने लोग ऐसे हैं जिनको विद्या नहीं है पर गुण है, जिसको ज्ञान कह सकते हैं, ठीक है। और बुद्धिमान तो दैट्स अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव होता है, चालाक होना। तो मेरा पर्पस है कि मैं अपने बच्चों को विद्वान के साथ साथ बुद्धिमान और जो ज्ञानवान बोलते हैं वो बनाऊं, ठीक है। ज्ञानवान और क्या बोला, बुद्धिमान की बात नहीं करूंगा, एक तो विद्वान की बात कर रहा हूं, ज्ञानवान और गुणवान की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो वो सब क्या चीजें होती है डिटेल वहां डिस्कस होगा। तो अभी तक मैंने बताया क्या क्या, ये इंट्रोडक्शन का पार्ट है, बाकी अब धीरे धीरे अब चलते हैं टॉपिक पे, ठीक है। अब है नेक्स्ट एक्ट जो है जो अब मैं चर्चा कर रहा हूँ वो है जिसका नाम है चार्टर्ड एक्ट ऑफ 1813, जिसे 1813 का अधिनियम कहा जाता है, चार्टर्ड एक्ट कहा गया है। उस समय जो गवर्नर जनरल थे उनका नाम है लॉर्ड मिंटो। दिस इज लॉर्ड मिंटो, पीरियड मेंशन कर दिया है मैंने 1807 टू 1813। लॉर्ड मिंटो के टाइम में भी इन्होंने भी ज़्यादा तामझाम नहीं मचाया, शांति से रहा, ठीक है। एक पंजाब के रूलर थे महाराजा रंजीत सिंह, पढ़ोगे आप लोग हिस्ट्री में पढ़ोगे, ठीक है। तो उनके साथ भी एक ट्रीटी हुआ इनके इनके टाइम में, वो हिस्ट्री में आपको पढ़ना है कि भाई सतलज नदी के उस तरफ आप वेस्ट में आप रहोगे, ईस्ट में हम लोग अपना ब्रिटिश का हमारा रूल रहेगा, आप इधर इंटरफेयर मत करो, उधर इंटरफेयर नहीं करूँगा, ऐसे ऐसे उनके टाइम में रहा। इस एक्ट के बारे में जो बातें हैं मैं बता देता हूँ, लॉर्ड मिंटो के टाइम में क्या क्या हुआ। अब देखें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, थोड़ा इस पर ध्यान देंगे बच्चा। अब है कि कंपनी का जो ट्रेड मोनोपोली है ना, बार बार मैं चर्चा कर रहा था ना, ये कंपनी को 15 साल के लिए या 20 साल के लिए टेन्योर एक्सटेंड कर दिया गया, जो था एक्सक्लूसिव ट्रेडिंग, एक्सक्लूसिव विशेष अधिकार, मोनोपोली जो मिली थी उनको। तो यहाँ जो मोनोपोली जो था कंपनी को था कि आप इंडिया में जो ट्रेड कर सकते हो, सिर्फ आपके अलावा हमारे ब्रिटेन से और कोई नहीं आप यहाँ ट्रेड कर सकता है। इस चीज़ को कब ख़त्म कर दिया गया, इस मोनोपोली को क्यों ख़त्म कर दिया गया। देखिए एक कंसेप्ट होता है स्पिरिट ऑफ लेसेज फेयर। लेसेज फेयर का मतलब क्या होता है कि मिनिमम गवर्नमेंट इंटरफेरेंस या मिनिमम गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट का कम से कम इंटरफेरेंस हो, ठीक है। तो या कहने का मतलब कि गवर्नमेंट किसी को ना प्रमोट करे ना डिमोट करे, ना किसी को ज़्यादा प्रोत्साहित करे ना ज़्यादा नीचे करे, किसी को बिजनेस करने से ना बढ़ाए ना रोके। तो ये जो भी चले ये मार्केट ओरिएंटेड हो, मार्केट के अनुसार हो, मार्केट में उसकी डिमांड हो तो हिसाब से उसकी वो चले, कम डिमांड हो तो कम चलेगा। तो ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट अपने हिसाब से उसको मैनिपुलेट करे। तो जो यूरोप में उसमें ये स्पिरिट, ये भावना ज़्यादा चल रही थी, नेपोलियन का एरा चल रहा था। तो उस समय था कि भाई सारे लोग जो कि कोई भी, कहने का मतलब था कि आपस में एक कहीं ना कहीं समझौता हुआ कि भाई कोई भी किंग, कोई भी क्वीन या कहीं का कोई रूलर हो, बिजनेस में कोई इंटरफेयर ना करे, क्योंकि बिजनेस एक ग्रोथ का जरिया है। तो जो मार्केट के अनुसार, जो मार्केट में अच्छा परफॉर्म कर रहा है वो अच्छा करेगा, डिमांड अगर परफॉर्म अच्छा करेगा तो ही उसकी डिमांड अच्छी रहेगी, तो सबका डेवलपमेंट होगा। इसलिए इस लेसेज फेयर जैसे कॉन्सेप्ट को अपनाया गया और ये कहा गया कि भाई अब आपको जो मोनोपोली मिली है, अगर कोई और भी चाहता है ट्रेड करना, उनमें कैपेबिलिटी है, वो क्वालिटी देते हैं तो वो कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको एंड आपको। लेकिन देखिए अभी जो इसको कंपनी को जो मोनोपोली थी टी के में, चाय के बिजनेस में, चाय में काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट था। तो कम से कम ये ईस्ट इंडिया में ऑब्जेक्ट किया सब लोगों ने कि भाई ये क्या है, हम अभी इस स्टेज पे पहुंच चुके हैं, अब आप मोनोपोली खत्म कर दोगे, सब लोग आएंगे तो फिर हमारा बेनिफिट क्या रहेगा। मुझे आपको भी तो पैसे देना है ना, जो पहले देखा ना आपने कितने पाउंड है जो गवर्नमेंट को देना था, ऐसे तो आपको भी देना है ना। तो चलो भाई इन्हें भी खुश रखने के लिए और दूसरे बिजनेसमैन, दूसरे मर्चेंट को खुश करने के लिए भी, तो कम से कम ये कहा गया कि ठीक है आप टी में आपका मोनोपोली मेंट रहेगा, और चाइना के साथ जो ट्रेड है उसमें मैं इंटरफेयर नहीं कर, मतलब उसमें कोई कमी नहीं कर रहा हूँ, वो मोनोपोली मेंटेन रहेगी। लेकिन इंडिया के साथ जो मोनोपोली रहा ट्रेड में वो ख़त्म हो गया। अब एग्जाम में कई क्वेश्चन आ जाए कि इसकी मोनोपोली, ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली ट्रेड में इंडिया के साथ जो ट्रेड थी कब खत्म हुई, 1800
1813 में, 1813 में, या एक और आएगा एक्ट आएगा 1833 में, उसमें खत्म हुई। तो यहाँ जो वर्ड स्पेशली होगा मोनोपोली कब खत्म हुई, तो ये दिमाग मत लगाने लगा मोनोपोली मतलब हुआ कि बिल्कुल खत्म हो जाए, हर कोई कर सके, लेकिन टी में तो कम से कम मोनोपोली तो था ना। नहीं, जब मोनोपोली का कॉन्सेप्ट अगर आए तो यहाँ मोनोपोली, ये याद रखना है कि मोनोपोली यहाँ से ही मोनोपोली खत्म हो गई थी, और दूसरे लोगों को आने का अपॉर्चुनिटी मिल गया, दूसरे बिजनेस मैन का, दूसरे मर्चेंट का। तो ये है 1813 के एक्ट के अनुसार। ये बार बार 2002 में भी क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत सारे एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ये मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ। फिर कहा गया कि जो आप जो टेरिटरी पर, जो इंडियन टेरिटरी पर जो आपका पोसेशन है, आपका आधिपत्य है, आपका जो कब्जा है, जहां आप रूल कर रहे हो, वो फर्दर 20 साल के लिए आपको बढ़ा दिया जाता है। लेकिन ये याद रखें कि ये आप जो भी कब्जा है, जो आधिपत्य है आपका, वो ब्रिटिश क्राउन, कहने का मतलब है कि वहां के राजा के अंदर ही आप हो। राजा सर्वोच्च है, और उनकी सर्वोच्चता में, या आप उनके अधीन रह के आप इनके आप यहाँ पर आपका साम्राज्य रहेगा। मतलब आप जो भी करोगे उनके अंडर या उनके नाम पर होगा, ब्रिटिश मतलब क्राउन के नाम पर। तो इसके कहने का मतलब कि आप यहाँ जो रूल कर रहे हो, ये हमारी महिमा पर कर रहे हो। ये तो क्लियर है कि एक्ट भी जो बना रहा था पार्लियामेंट बना रहा था, लेकिन इस बात को स्पेसिफिक मेंशन किया गया कि विदाउट प्रीजुडिस टू द सोवरेनिटी ऑफ क्राउन। मतलब जो कह रहे हैं यहाँ, कह सकते हैं आप कि क्राउन की जो सोवरेनिटी है, उनकी सर्वोच्चता को में है, इसमें कोई कमी नहीं होगी, इसमें आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। इनकी सर्वोच्चता हमें रहेगी। आप मतलब ये इनके नाम पर ही आप, मतलब अगर कहने का मतलब है कोई भी बड़े फैसला लिया जाएगा तो उसमें जो संबोधित किया हुआ रहेगा, कोई लेटर मेंशन रहेगा, या कोई जो सील लगेगी किनके नाम पर, ऑन द नेम ऑफ क्रॉन, क्रॉन के नाम पर। जैसे कि कहता हूँ, मैं बताता हूँ, जैसे डिफेंस में कोई भी मेजर अगर डिसीजन लिया जाता है, या कोई कागजी काम होती है ना, तो ऊपर जो संबोधित किया जाता है, टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जैसे मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ, जैसे वहाँ का एक्सपीरियंस, स्विमिंग पूल का जैसे परमिशन भी अगर कोई लेता है ना, जैसे स्विमिंग पूल अंदर होती है डिफेंस में, बहुत अच्छी स्विमिंग पूल होती है, बहुत सारे स्टेशनों में होती है, कुछ में नहीं होती है। तो उसमें अगर जो परफॉर्मा होता है, उसमें नाम भरना होता है, जो भी नाम हो, कौन सा रैंक है, ये है। तो जो परफॉर्मा में जो देखा मैंने, टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया दिस पर्सन, दिस सो एंड सो रैंक सो परमिटेड टू स्विम इन दिस स्विमिंग पूल फ्रॉम दिस डेट टू दिस डेट, ये वो नीचे हेल्थ का रिपोर्ट, नीचे इसका रिपोर्ट, इसका, उसके अलावा कमांड का सिग्नेचर, उनके कमांडिंग ऑफिसर का सिग्नेचर। तो इनका जो भी लेटर उस हिसाब से रहेगा, उसमें स्पेशली ये क्राउन के नाम पर संबोधित रहेगा। इसका मतलब आप क्राउन के अंदर ही काम कर रहे हो, क्राउन के अंदर ही राज कर रहे हो। तो ये फर्स्ट टाइम स्पेशली मेंशन किया गया है क्या, कि क्राउन के जो संवैधानिक जो कह सकते हैं पोजीशन, जो है कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन को एक्सप्लिसिटली स्पष्ट रूप से ये एक्ट में मेंशन किया गया कि अब आपसे जो भी आपका जो रूल होगा, इनके नाम पर किया जाएगा। जैसे कि आप कह सकते हो कि वहाँ भी जो ब्रिटेन में है ना, कोई भी मेजर डिसीजन हो रहा है, या जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वहाँ या पार्लियामेंट डिसीजन लेती है, तो क्राउन के नाम पर लेती है। अल्टीमेट जो होता है, तब इन्होंने डिसीजन लिया, क्राउन का सिग्नेचर होता है। क्राउन जब किंग जब वेरीफाई, जब साइन फाइनल करेगा, तो ही कोई एक्ट बनेगा। जैसे इंडिया में अभी कैसे है कि कोई पार्लियामेंट ने लॉ पास कर दिया, ठीक है, कोई बिल लाया, ठीक है, तो एक्ट मतलब कानून तभी फाइनल माना जाएगा, पास किया हुआ माना जाएगा, जब तक प्रेसिडेंट उस पर साइन ना करे। तो ऐसे इनका भी हो गया कि सोवरेनिटी ऑफ क्राउन का रहेगा, मतलब वहाँ के राजा का इस पर सर्वोच्चता रहेगा। तो इस बात को मेंशन किया गया, एग्जाम में पूछा भी जा सकता है कि कौन से एक्ट से पहली बार है जो क्राउन की सर्वोच्चता को, मतलब सोवरेनिटी को फर्स्ट टाइम स्पेशली एक्सप्लिसिट किया गया। ठीक है, ये है। अब है ये जो पर्सन है जिनको मैंने दिखाया, लॉर्ड मिंटो हैं।
बूढ़ा टाइप के थोड़ा दिख रहे हैं। तो बूढ़े क्या, जो भी है बड़े बड़े पोस्ट दिया जाता है, तो ज़्यादा एक्सपीरियंस हो, ज़्यादा सीनियर हो, उनको दिया जाता है। हमारे मैक्सिमम मिनिस्टर आपको काफ़ी एजट ही दिखेंगे, मैक्सिमम चीफ मिनिस्टर आपको काफ़ी एजट ही दिखेंगे, इसमें कोई बड़ी सी बात है नहीं। तो देखा जाए कि गवर्नमेंट जॉब करने वाले जो ऑफिसर होते हैं 50 के बाद अपने आप को थका महसूस करते हैं। ऑफिसर तो कम, ऑफिसर से ज़्यादा मैं बात करता हूँ ग्रुप सी एंड डी एम्प्लॉय का जो एक्सपीरियंस है, ग्रुप बी का भी, वो अपने आप को थका महसूस करेंगे, आई एम ओल्ड। ठीक है, काम करने को उनके वाकई में सर्विस में आप जाओगे महसूस करोगे। जो 50-55 वाले हैं, कुछ को छोड़कर, कुछ बहुत लेबरिस होते हैं वाकई में ऑनेस्टी से काम करते हैं, उनको देख कर गले लगाने को मन करता है कि आप करते हो, कितना ऑनेस्ट हो। हालांकि जब आप ऑफिसर हो तो थोड़ा डिग्निटी मेंटेन करना पड़ता है, पर इट्स ओके। लेकिन 50-55 के बाद बहुत सारे लोगों की काम करने की नीयत नहीं होता, ऐसा लगता है कि बस ये दिन काट रहे हैं, लगता है कि इससे बढ़िया ही सरकार निकाल दे, इनको ज़्यादा अच्छा है। लेकिन वही पर्सन अगर पॉलिटिक्स में जाता है, तो पॉलिटिक्स में तो 60 के बाद ही वो लीडर कहलाता है, 60 से नीचे तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। वहां तो आवाज फटाफट चलती है, काम भी करता है, लेकिन जब सर्विस में होता है तो उसकी टेंडेंसी देखे पूरा उल्टा। तो ये समझ में नहीं आता कि फिर भाई वहाँ कैसे काम वो लोग कर रहे हैं और आप हो जो यहाँ अभी से ही कर रहे हो कि मैं तो बुढ़ा हो गया। सैलरी तो बढ़ते जा रही है लेकिन काम कमते जा रही है। देखना है, बहुत चीज महसूस करना। मैंने जो बातें बोली है याद रखना, फेस करोगे आप। उन लोगों को समझाते 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 मैं तो बहुत परेशान करता था उन लोगों को। करता परेशान क्या करता था, जब आप ऑनेस्टी से काम करोगे, आप दिल लगन से काम करोगे करोगे तो उन्हें भी लगेगा कि भाई जब हमसे हमारे सीनियर इतना काम कर रहे हैं, चलो कुछ तो मैं भी कर दूं। अगर आप ऑफिसर होकर काम चोरी करोगे तो नीचे वाले तो आपको देख कर ही सीखेंगे। नीचे वाले सीखे ना सीखे, जो आपके बाद के जो ऑफिसर आएंगे तो वो सीनियर से काफ़ी सीखते हैं। सीनियर को देखते हैं वो जैसे कर रहे हैं तो बाद में वो भी उस रूप में करते हैं। सीनियर करप्शन करता है तो बाद में वो कुछ को छोड़ कर वो भी उसी अनुसार रूप में ढल जाता है। तो मैं आपको एक अच्छा ऑफिसर तो बात की बात है, पहले मैं आपको अच्छा इंसान बनाने की बात सिखाता हूँ। पढ़ाई तो मैं कितना डीप बात बताता हूँ या बता रहा हूँ आप समझ सकते हैं, लेकिन अच्छा इंसान बनाना कोई कोचिंग कोई नहीं बताता। सिर्फ कंपटीशन निकालो, जाओ, कैसे काम करना है क्या नहीं करना डजेंट मैटर। चलो तो नेक्स्ट अगला शुरू करते हैं। अब देखें, एक क्वेश्चन 2019 में पूछा गया। क्वेश्चन देख लें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द चार्टर्ड एक्ट ऑफ 1813। 1813 की जो चार्टर्ड एक्ट था उसके बारे में फॉलोइंग स्टेटमेंट है, बताएं इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है सही है। कहते हैं इट इंडिया द ट्रेड मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया एक्सेप्ट फॉर ट्रेड इन टी एंड ट्रेड विथ चाइना। ये तो चलो डायरेक्ट पॉइंट है, उससे क्वेश्चन है, ये तो समझ रहे हैं। It asserted the sovereignty of the British Crown over the Indian territories held by the company. तो ये assert किया ना, पहली बार अपना मतलब अपना प्रभुत्व दिखाया कि हाँ क्राउन की जो सर्वोच्चता है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा है और इंडियन टेरिटरी पर है। इस बात को स्पेशली मेंशन किया, प्रकट किया, असर्ट किया। रेवेन्यू ऑफ इंडिया वर नाउ कंट्रोल्ड बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट। अब यहाँ ध्यान दें, कहीं इस बात का चर्चा हुआ है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट इंडिया के रेवेन्यू को देखेगी, कंट्रोल करेगी? नहीं। देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें, रेवेन्यू को फुल्ली कंट्रोल करेगी ब्रिटिश पार्लियामेंट। रेवेन्यू ऑफ इंडिया वर नाउ कंट्रोल बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट। देखो बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो बने थे ना, जो बना था, तो उसमें जो एक नाम था आपने ध्यान दिया होगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल कब बना? जो पीट इंडिया एक्ट में बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना, ठीक है। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल में वहां बने चांसलर ऑफ एक्सचेकर एक था, प्राइवेट काउंसिल के मेंबर थे, ठीक है। तो चांसलर ऑफ एक्सचेकर का क्या था, कितना रेवेन्यू आ रहा है, रेवेन्यू से मैटर जो है, एक्सचेकर का मतलब होता है कर संबंधी, राजस्व संबंधी। तो 1784 में बनाया था, उसको काम था देख रेख करना। और ये क्वेश्चन पूछ रहा है 1813 से रिलेटेड है, वो भी पूछा जा रहा है कि नाउ कंट्रोल बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट, वहां सिर्फ रेगुलेट किया जा रहा था, ठीक है। फुल्ली कंट्रोल वहां नहीं किया जा रहा था। कंट्रोल करने के लिए यहाँ तो सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी थे। कंट्रोल कब से किया गया कह सकते हैं, जब क्राउन रूल आया तब से कह सकते हो कि पार्लियामेंट का कंट्रोल होगा, लेकिन अभी तक कंट्रोल वैसा नहीं था। तो आंसर क्या होगा, 1 और 2 आंसर होगा ए, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं रहेंगे, थोड़ा दिमाग लगाना है आपको इस पर।
अब देखें, लॉर्ड मिंटो के बारे में ही जो जो 1813 का एक्ट है, इसमें ये भी मेंशन किया गया, स्पेशली मेंशन किया गया, क्या, थोड़ा छोटा कर लिया जाए, ये कहा गया कि भाई रूल तो हम लोग कर रहे हैं, पर यहाँ कम से कम हम लोगों को कुछ एजुकेशन एजुकेशन भी तो कुछ डेवलप करना है ना, कुछ यहाँ सोशल सर्विस में, सोशल सेक्टर में भी तो कुछ काम करना है ना। इसलिए कहा गया क्या, और यहाँ से हम लोग पैसे टैक्स भी वसूल रहे हैं, ले तो रहे ना, रेवेन्यू भी उनको जनरेट हो रहा है, बिजनेस भी कर रहे थे वो पहले, और उसमें भी कर रहे थे, टी में भी बिजनेस चल रहा था, मोनोपोली भी था, और ऐसे तो बिजनेस बंद तो हुआ नहीं था, ट्रेड तो कर ही रहे थे। ऐसा नहीं कि उनका ट्रेड बंद हो गया था ईस्ट इंडिया कंपनी का, और सिर्फ टी में मोनोपोली था, तो टी के अलावा और कोई बिजनेस नहीं कर रहे थे, सब कर रहे थे, कोई दूसरों को भी अपॉर्चुनिटी मिला। तो 1 लाख रुपया कहा कि चलो कम से कम अब से यहाँ रिवाइवल, मतलब पुनर्जीवित करने के लिए, रिवाइव करने के लिए और प्रमोट करने के लिए और उसको उत्साह देने के लिए, यहाँ के लिटरेचर को, यहाँ के, यहाँ में लोगों को सीखने के लिए, साइंस के लिए, वेस्टर्न एजुकेशन के लिए, यहाँ के पार्टिकुलरली लोगों के लिए खर्च किया जाएगा। अब कह सकते हो आप वेस्टर्न एजुकेशन, ताकि सब, उनको भी प्रॉब्लम हो रहा था यार, यहाँ के लोग तो भाई कौन भाषा बोलते हैं, मुझे समझ में नहीं आता न, उनकी पढ़ाई लिखाई भी अलग है, उनको जॉब में भी रखो तो उनको समझ में नहीं आता, तो कोई काम की नहीं है, तो कुछ तो एजुकेट किया जाए, उनसे इंटरेक्ट भी सबसे नहीं कर पाते, हर जगह है जो एक ट्रांसलेटर ही चाहिए। तो और ये सब, एक तो बोलते भी थे कि हम तो भाई आपको सिविलाइज करने आए हैं, स्टेटमेंट होता था सिविलाइज करने आए हैं, कहाँ सिविलाइज कर रहे हो भाई, दिखाना भी तो था ना कि हाँ भाई इतना पैसा देखिए हम लोग के लिए, आप लोगों के लिए यहाँ स्कूल बनवा रहा हूँ, यहाँ कॉलेज बनवा रहा हूँ, यहाँ यूनिवर्सिटी बनवा रहा हूँ, यहाँ साइंस के लिए डेवलपमेंट के लिए ऐसे ऐसे टीचरों को लाया, तो ये सब दिखाना था, तो चलो 1 लाख रुपया कर दिया गया। एग्जाम में 1 लाख रुपया वाले पर भले क्वेश्चन ना पूछे कि अमाउंट के बारे में, ये कहा जा सकता है कि कब से स्टार्ट किया कि भाई यहाँ के एजुकेशन को और साइंस को रिवाइव करने के लिए, वेस्टर्न एजुकेशन के लिए, कब किस एक्ट के द्वारा, किस एक्ट से ये है जो स्पेशल ध्यान दिया गया, पैसे एक सम अमाउंट को असाइड कर दिया गया, एक रखा गया। ठीक है, अब एक चीज़ और जो भी रेगुलेशन बनाया गया, जैसे कि मान ले कि बॉम्बे प्रोविंस था ना, उसमें बॉम्बे था या मद्रास प्रोविंस था या बंगाल तो था ही, तो कहते हैं कि ये सब बॉम्बे मद्रास या कलकत्ता के द्वारा, स्पेशल कलकत्ता कहा गया है, जो भी ये लोग रेगुलेशन बनाएंगे, अधिनियम कह सकते हैं या अपने लेवल पर, ये तो ये जो एक्ट देख रहे हैं ना, ये सब ब्रिटिश पार्लियामेंट बनाता था, पर लोकल लेवल पर रूल करने के लिए ना ये लोग भी अपना अपना प्रोविंसेस, अपना अपना एक्ट बनाते थे, रेगुलेशन बनाते थे, तो सारे रेगुलेशनों को कम से कम आपको ब्रिटिश पार्लियामेंट में वहाँ भेजना है। ठीक है, उनको पता रहना चाहिए कि कैसे रूल हो रहा है। एक चीज़ और, इससे पहले भी मैंने आपको बताया था ना कि ऑल कोरस्पॉन्डेंस जो है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को, स्टार्टिंग में ही बताया था, ध्यान देंगे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को सारे कोरस्पॉन्डेंस वहाँ पर मतलब भेजना है, ब्रिटिश पार्लियामेंट को उनको देख, मतलब भेजना है, या हर बार जो मैंने एनुअल रिपोर्ट, मंथली रिपोर्ट, क्वार्टरली रिपोर्ट ऐसा चर्चा किया था, तो वहाँ नोटिस करेंगे, वहाँ से शुरू हुआ था। ठीक है, कि भाई आप वो कोड ऑफ डायरेक्टर को आपको सारे अफेयर के बारे में हमें इन्फॉर्म करना है, और इनको भी बोर्ड ऑफ कंट्रोल तो उन्हीं का आदमी था, वो हर चीज़ को आप इन्फॉर्म करते ही थे वहाँ ब्रिटिश पार्लियामेंट को। अब इनको भी बोल दिया गया है कि डिफरेंट डिफरेंट प्रोविंसेस को भी आप कोई नियम बनाते हो, कानून बनाते हो, तो कम से कम ये सब हमें पार्लियामेंट के पास या आपके पास वहाँ रिपोर्ट जानी चाहिए। अब देखें, अब कहा गया कि क्रिश्चियन मिशनरी, जैसे मैंने क्रिश्चियन मिशनरी को ये कहा गया कि आप इंडिया में आओ, इंडिया में आप रिलीजन क्रिश्चियनिटी फैलाओ, लोगों को प्रबुद्ध करो, इनलाइटन करो, लोगों को मन भावनाओं को जगाओ, लोगों को ज्ञानवर्ध करो। ठीक है, यहाँ के लोगों को ये सब चीज़ें सिखाओ, ये सब हिंदुत्व में फैले पड़े हैं, ऐसे झोल झाकड़ करते रहते हैं, सिर घुमाते रहते हैं, टीका चंदन बड़े बड़े जटाए रखते हैं, ऐसे नशा करते हैं, गांजा पीते हैं, और अपने आप को पता नहीं भगवान का भक्त बनाते हैं, भोले बाबा का क्या मानते हैं। थोड़ा इनलाइटन करो भाई, इन लोगों को थोड़ा समझदारी दो, भूत प्रेत में लगे रहते हैं, ऐसे हुआ हुआ करते रहते हैं तो ऐसे तरीके से मिशनरी को परमिशन दिया गया। एक चीज़ और, मैंने कभी चर्चा किया था कि डेनिस जो इंडिया में आए थे, डेनिस कब आए थे, ये स्टार्टिंग में मैंने बताया है। पहले जैसे कि आए पोर्तुगीज आए, फिर डच आए 1905 के आसपास में, इंग्लिश आए 1906 7 के 6 7 8 के आसपास में, ये डेनिस आए
1913, 14, 15 ऐसे के आसपास में। तो उनका कंट्रीब्यूशन मैंने बताया था कि उनका कंट्रीब्यूशन ट्रेड में, ये वार में नहीं रहा, रूल करने में नहीं रहा। वो उनका कंट्रीब्यूशन क्रिश्चियन मिशनरी में रहा, क्रिश्चियनिटी को फैलाने में रहा। बताया था, ध्यान देंगे, लिंक करेंगे। तो यहाँ पर वैसे बात है, क्रिश्चियन मिशनरी को बुला के, आओ आप खूब आओ, इंडिया में भर भर के आओ, इन लोगों को थोड़ा इनलाइटन करो। ठीक है। एक चीज़ और, लोकल, जो लोकल गवर्नमेंट है, लोकल गवर्नमेंट कहने का मतलब था डिफरेंट डिफरेंट प्रोविंसेस से रिलेटेड है, क्योंकि उसमें तक प्रोविंसेस डिफरेंट डिफरेंट बढ़ गए थे। जैसे मैंने अभी बताया ना, बॉम्बे बताया, मद्रास बताया, और ये बंगाल तो था ही, कोलकाता। कि आप है जो पर्सन, हर इंडिविजुअल पर भी, मतलब लोगों पर भी आप टैक्स वसूल कर सकते हो। और अगर वो टैक्स ना दें तो उन पर आप सजा भी लगा, उनको आप पनिश भी कर सकते हो। तो इम्पोज कह दिया है कि आप इम्पोज टैक्स ऑन पर्सन, मतलब कहने का मतलब पर्सन मतलब जो इनको इंडिविजुअल का इनकम होता है। तो इनकम टैक्स की बात कहने का चर्चा हुआ, उनसे टैक्स ले, इनकम टैक्स, इनकम हो रही है तो अगर टैक्स नहीं देते हैं तो उनको पनिश करें। ठीक है। तो अब तक ये रहा। अब आगे देखते हैं इसके बाद। लॉर्ड मिंटो के बारे में मैंने बताया, कोई जो जो एक्ट है ये है, उनके बारे में कोई बहुत ज़्यादा अलग से चीज़ रहती तो मैं आपको बता दिया होता। शांति से आए, शांति से चुपचाप गए, ये सब काम किया। इसके बाद मैं नेक्स्ट एक्ट के बारे में अभी बताऊंगा। और वारेन हेस्टिंग्स के बारे में मैंने बता दिया था आपको। हाँ, वारेन हेस्टिंग्स के बारे में आपको एक चीज़ बताना चाह रहा था कि वारेन हेस्टिंग जब ये शायद मैंने बताया था आपको, जब यहाँ से वो गए थे तो उन पर केस चला, केस 17 साल सुनवाई हुई, बैंक करप्ट हो गए थे, कैट सिंह के साथ रिलेशन खराब था, ये शायद बताया था। और एक थे राजा नंद कुमार को फांसी लगा, शायद मैं बता चुका हूँ, इसके बारे में मुझे बताने की जरूरत नहीं है, बता चुका हूँ इतना तक में। जो जो एग्जाम में, जो जो मैं पढ़ा रहा हूँ, जो टॉपिक है मेरा, उससे कोई भी क्वेश्चन प्रीलियम्स या मेंस में, पार्टिकुलरली सिविल सर्विस में पूछी गई है, हर चीज को मैं बीच बीच में बताते जाता हूँ, इंक्लूड किया है मैंने स्लाइड में, ताकि आपको इंटरेस्ट जगे। ताकि आप देखो, आप जो पढ़ रहे हो आपको पता होना चाहिए कि मैं जो पढ़ रहा हूँ किस लेवल तक पढ़ रहा हूँ, और वो यूजफुल है, एडवांटेजेस है या नहीं है। पता नहीं कि ऐसे पढ़े जा रहे हैं, और टीचर तो क्लास में बहुत अच्छी अच्छी बातें बताता है, इधर की बातें उधर की बताते हैं, और जब एग्जाम का क्वेश्चन देखो तो कुछ उससे रिलेटेड होता है नहीं, कुछ समझ में नहीं आता। बहुत सारे टीचर हमारे ऐसे रहे, चाहे आपके रहे होंगे, कि बहुत देर तक बहुत बातें बताई, सिलेबस खत्म हुआ, अब बीच में तो क्वेश्चन बैंक लड़का देखता नहीं, क्योंकि समझ में नहीं आता यार, ये तो आगे का भी क्वेश्चन कभी होता है, इधर से उधर से लिंक होता है। ठीक है। तो बच्चा को पता नहीं चल पाता, जब सिलेबस खत्म होती है, जब क्वेश्चन के लेकर बैठता है, देखता है यार नोट्स खोलता है, नोट्स में कुछ मिल नहीं रहा यार, इसका तो आंसर है ही नहीं। अब रिकॉल करता है कि टीचर ने जितने जितने बातें बताई, मुझे तो याद है कम से कम क्लास की बातें, तो वो सब चीज़ें जो बताई एग्जाम में पूछा ही नहीं गया है। तो यार क्या पढ़ाया होता दिन, समय भी बर्बाद हो गया। तो जो आप पढ़े, तो ये अच्छे टीचर की उनकी काम है कि जो कंटेंट पढ़ा रहे हैं उससे जो भी क्वेश्चन आया है बीच में डाला जाए, कि लड़कों को पता रहे कि मैं जो पढ़ रहा हूँ मेरा कितना काम का है, कितना लेवल तक हमको पढ़ना है, कितना डीप मेमोराइज करने की जरूरत है। अब नहीं तो अगर ना बताओ तो लोगों को लगता है ये तो बहुत हाई फाई की चीज़ें हैं, इतना डीप में जरूरत ही नहीं है भाई, एग्जाम तो ऐसे निकल जाता है। जब एग्जाम में बैठता है बच्चा तो पता चलता है भाई इतना आसान कोई चीज़ नहीं है। इसलिए मैं बीच बीच में हर चीज़ को रखते जाता हूँ, जो भी लिंक उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ चुके हैं। पर मेरे पास इतना आ, मैं जो पढ़ा रहा हूँ, कितने लोगों को लगा कि सिर्फ सिविल सर्विस के लिए पढ़ा रहे हैं, हालांकि सिविल सर्विस के लिए है, लेकिन जितना डीप पढ़ाया है, कोई भी एग्जाम से रिलेटेड आप उसका आंसर कर सकते हो। ग्रुप बी का एग्जाम दो, ग्रुप सी का एग्जाम दो, ग्रुप डी का एग्जाम दो, व्हाट्सएवर स्टेट सर्विस एग्जाम दो, यूपी, बिहार, एमपी, राजस्थान, तमिलनाडु, केरला, वेर, जहाँ भी जाओ, किसी भी स्टेट का भी कमीशन हो, आप उसका आंसर देने लायक हो, आप कर सकते हो। पर सारे एग्जाम का क्वेश्चन अगर मैं इंक्लूड करने लग जाऊँ, पहले भी बोला है, पॉसिबल नहीं है, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, थ्योरी और कंसेप्ट से ज़्यादा क्वेश्चन ही भर जाएंगे। अगर क्वेश्चन का आंसर आप नहीं कर पाते तो आप बोलो, पर इससे ज़्यादा कंटेंट आपको कहीं भी नहीं मिल सकता है। अब इससे ज़्यादा देखिए, जो मैंने कंटेंट दिया है ना आपको, तो इसका मतलब ये मैं नहीं कर रहा हूँ कि इससे ज़्यादा और कंटेंट होता नहीं है। क्या मैं क्लियरली बता दूं अभी आपको, जो रेगुलेटिंग एक्ट है या पिट्स इंडिया एक्ट है,
जो 1813 का एक्ट है या उससे पहले वाले जो एक्ट हुए, क्या उनके एक्ट में सिर्फ इतने ही प्रोविजन थे? नहीं, प्रोविजन तो लंबा लिस्ट होगा ना भाई, पूरे इंडिया को रूल करना लंबा लिस्ट है। तो इसमें जो मेंशन है ना, जो सैलिएंट फीचर, जो स्पेशल कुछ विशेष फीचर जो एग्जाम से रिलेटेड आ सकता है, सिर्फ उसको मेंशन किया गया है। लेकिन एग्जामिनर का अगर मूड फिरे तो ये देखिएगा बुक में ये सब चीज़ें, टीचर तो इतने इतने चीज़ें मेंशन करते हैं, तो उनका एक्ट में से ऐसे चीज़ को भी लाकर एग्जाम में कभी दे सकता है जो कभी आपने कभी किसी बुक में मेंशन नहीं हो। तो ये आप सोच लें कि मैंने जितना पढ़ लिया डेट्स इनफ हो गया भाई, एकदम पूरा हो गया, इससे अलावा तो और कुछ होता ही नहीं होगा। एग्जाम में क्वेश्चन आए तो ये सब तो नोट्स में था नहीं, सर ने कहीं बताया नहीं, तो ये एक्ट से हो नहीं सकता, ऐसा नहीं है। एक्ट कुछ फीचर को, सैलिएंट फीचर को, कुछ प्रोविजन को बताया गया है, आपको मैंने बताया है, या कोई भी बुक में मेंशन होता है। अगर हर एक्ट को पूरी मेंशन करने जाए तो भाई वो पूरे उतने के चक्कर में बच्चों को कुछ भी याद न रहे, ये भी हो सकता है। तो इस बात को आपको बताने का पर्पस ये रहा कि कभी भी ब्लाइंडली ये ना सोचिए कि अगर ये मेंशन किया है तो यार कहीं नहीं मेंशन है और तो होगा ही नहीं तो नहीं होगा। अगर एग्जामिनर चाहे कि लड़का से क्वेश्चन क्लास करवा लेना है तो कहीं से छोटी छोटी चीज़ें खोज कर निकाला जा सकता है, निकाल सकता है। तो मैं डरा नहीं रहा हूँ, रियलिटी से मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ या आपको परिचय करवा रहा हूँ, रूबरू करवा रहा हूँ। तो अपने आप को बहुत ज़्यादा कोई सोचे कि बस इतना पढ़ लिया तो दैट्स इनफ, इनफ कभी नहीं। ठीक है, इसके बाद मैं अगला टॉपिक जो है, गुड मॉर्निंग बच्चों। अ, अभी मैं डिस्कस करने वाला हूँ जो पहले मैंने इससे पहले मैंने डिस्कस किया था 1813 का एक्ट। उसके बाद जो है अभी डिस्कस कर रहा हूँ चार्टर एक्ट 1833। तो इसके बारे में कहा जाता है, इसके जो प्रोविजन थे, नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट दैट वन। तो कहते हैं कि इस एक्ट के द्वारा, इस चार्टर्ड एक्ट, इस अधिनियम के जो द्वारा कंपनी को जो बार बार, जैसे आप जानते हैं कि वो मिल रहा था कि आप फर्दर 15 साल के लिए कभी मिला, कभी 20 साल के लिए, 20 ईयर के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट से, पार्लियामेंट से वहाँ से परमिशन मिली। तो इस बार उनको 20 साल के लिए फर्दर रिलीज मिला कि आप इंडिया में 20 साल तक और अपना बिजनेस कर सकते हो। ठीक है, और जो एडमिनिस्ट्रेशन का तो पहले से ही स्टार्टिंग में मैंने बताया था रेगुलेटिंग एक्ट में, उस समय ही उनको मिल गया था कि आप एडमिनिस्टर कर सकते हो। तो जो राइट उनको पहले से मिला हुआ था 20 साल के लिए फर्दर और एक्सटेंड किया गया। ठीक है, अब यहाँ बात है, कहा गया कि जो टेरिटरी जो आप गवर्न करेंगे, जो एडमिनिस्टर करेंगे जो टेरिटरी को इंडिया में, अब क्राउन के नाम पर, मतलब इंग्लैंड के जो किंग हैं, क्वीन हैं, उनके नाम पर आप गवर्न करेंगे। कहने का मतलब जब भी कोई मेजर डिसीजन होगा या होता है, या कोई बड़े लेवल पर कोई ऑर्डर इशू किया जाता है, तो उसमें किंग और क्राउन को संबोधित कर कर वो लेटर ड्राफ्ट किया जाएगा। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि प्रेसिडेंट, इंडिया में प्रेसिडेंट के नाम पर बड़े बड़े डिसीजन लिया जाता है, उनके नाम पर एग्जीक्यूटिव डिसीजन लिया जाता है। ठीक, उनके नाम पर फाइनली मोहर उनका उनका सिग्नेचर होता है, लास्ट सिग्नेचर। तभी कोई, जैसे कि कोई बिल आती है, तब जब तक एक्ट तब तक नहीं बनता जब तक प्रेसिडेंट का सिग्नेचर ना हो। यहाँ सिग्नेचर की बात नहीं थी कि आप जो भी मेजर डिसीजन लें उसमें वहाँ का प्रेसिडेंट, वहाँ के क्राउन का सिग्नेचर होना चाहिए, पर लेटर जो भी ड्राफ्ट होगा उसमें नाम होना चाहिए कि क्राउन के नाम पर आप है जो गवर्न कर रहे हो। इनका इसका मतलब यह था कि पहले भी मैंने बताया था कि वो ये शो करता है, तो ये पहले भी एक्ट में उन्होंने ये स्पेशल मेंशन किया था कि क्राउन की मतलब सर्वोच्चता को आप में कि क्राउन क्राउन के अंडर, क्राउन के अधीन ही आप इंडिया में आप रूल कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप अभी क्राउन के अंडर हो, ये कहीं ना कहीं ये दिखाने का मतलब हुआ। ठीक है, उसके बाद जैसे हर बार मैं बताता हूँ कि कोई भी चार्टर एक्ट होता है तो उस समय आपको जानने की जरूरत है कि उस समय के गवर्नर जनरल कौन थे। इस समय क्या एक मेजर चेंजेस हुआ जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। पहले जो आप जान रहे थे कि गवर्नर होते थे, ठीक है, प्रोविंसेस के, जैसे मद्रास के गवर्नर और या बॉम्बे के गवर्नर, ठीक है, और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहा गया था। ठीक है, लेकिन यहाँ जो है जिनको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहा गया था या गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के अंदर आ गए थे, उनके सबऑर्डिनेट हो गए थे ये मद्रास और बॉम्बे वाले गवर्नर। तो यहाँ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल ना कहा के उनकी डेजिग्नेशन को चेंज कर दिया गया और उनको बोला गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो ये कहीं ना कहीं एक
सेंट्रलाइजेशन को इंडिकेट करता है। पहले से सेंट्रलाइजेशन हो चुका था, पर इनकी जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की अथॉरिटी ज़्यादा बढ़ गई इससे, सेंट्रल वो कहाँ, और इनको पावर भी इस एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को ज़्यादा पावर दी गई। जो जो क्या क्या पावर ज़्यादा दिया गया उसका मैं अभी एक्सप्लेन करूँगा क्या क्या दिया गया। तो उस समय जो फर्स्ट जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो थे, कहा जाता है कि विलियम बेंटिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। टेन्योर ये देख लेंगे 1828 से लेकर 1835 तक है, ठीक है। और विलियम बेंटिंग के बारे में मैं थोड़ा हल्का सा आपको रूबरू करवा दूं। विलियम बेंटिंग के टाइम में क्या हुआ, इन्होंने बहुत सोशल रिफॉर्म किए। सब लोग जानते हैं कि उस समय सती का जो सिस्टम चला रहा था, जिसको सती प्रथा कहा जाता है, ठीक है। तो इन्होंने सती को एबॉलिश किया, खत्म करवाया। 1828 में सती एबॉलिशन एक्ट बनवाया, ठीक है। उसके द्वारा पूरे कंट्री में यानी सती को इलीगल कह दिया गया। इससे पहले क्या होता था, सती में होता क्या था, अगर कोई हस्बैंड की डेथ हो जाती थी तो उस समय में हस्बैंड को जब हिंदू में एक ट्रेडिशन था, खासकर हिंदू में ही थी, कि जब हस्बैंड की डेथ हो गई तो जब हस्बैंड को जब जलाया जाता था, उनका क्रीमेशन होता था, तो उसके साथ साथ वाइफ को भी या तो वो अपनी मर्जी से वो चिता पर बैठ कर जल जाए, ठीक है, या तो अगर ना अपनी मर्जी से उसकी नहीं है तो उनसे ज़बरदस्ती उसे उस चिता पर जिंदा लेटाया जाता था और उसे भी पति के साथ जलाया जाता था। ये मानते थे कि ये पति के साथ जाएगी तो स्वर्ग में जाएगी, ठीक है। पता नहीं जो जो ऐसे ऐसे बहुत सारे सोशल एविल कह सकते हैं, सोशल समाज में ऐसे कुप्रथा कह सकते हैं जिससे ये चलती आ रही थी। तो ये अंग्रेजों ने या कह सकते हैं कि या ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहें या ब्रिटिश जो कहें, यूरोपियन कहें, लोगों ने देखा कि भाई ये सब उल्टा चलता है, ये क्या है, ह्यूमन राइट का वायलेशन कहता है चल रहा है। फीमेल को इतना सोसाइटी में इतना नीचे दर्जे पर रखा गया है, उनकी लाइफ को इम्पोर्टेंस नहीं लोग दे रहे हैं। तो ये अच्छा काम किया कि सती को एबॉलिश किया। आप लोग पढ़ेंगे सोशल रिफॉर्म, जब मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ेंगे तो उसमें राजा राम मोहन राय का नाम एक आएगा। उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा। उन्होंने गवर्नमेंट से बार बार इसके लिए अपील की। उनके एफर्ट और ये कह सकते हैं विलियम बेंटिंग के एफर्ट के बाद ये सती प्रथा का जो सती प्रथा जो चली आ रही थी 1928 में एक्ट बनाकर उसे एबॉलिश किया गया। सती प्रथा के साथ साथ, जो सती के साथ साथ विलियम बेंटिंग ने और भी अच्छे काम किए, जैसे ठगी सिस्टम को इन्होंने बंद करवाया। ठगी सिस्टम क्या होता है मैं बताता हूँ। ठगी मतलब ये नहीं होता है कि चीट करना। इसमें क्या होता है कि कुछ लोगों का ऐसा ग्रुप होता था, वो लोग क्या करते थे कि एक झुंड में ग्रुप में निकलते थे और रास्ते में भगवान के नाम पर, काली के नाम पर बलि दिया करते थे, लोगों की बलि दे दिया करते थे कि ईश्वर को खुश करने के लिए। इस तरह से तंत्र मंत्र का ऐसे ऐसे सिस्टम उनमें चलता था और बलि देते थे और साथ में जहां जाते थे वहां लूट करते थे। तो उनको बोला गया था ठगी, बोला जाता, ठगी सिस्टम उस समय चली आ रही थी। तो इसको भी इलीगल कहा गया कि भाई जो जो ऐसी एक्टिविटी में पकड़े गए तो उसको सख्त से सख्त पनिशमेंट मिलेगा। और इस एक्टिविटी को इलीगल मानकर उसको बंद करवाया गया। हालांकि ये सब जो भी सिस्टम थी एक बार में क्लोज नहीं हुआ इंडिया में, धीरे धीरे कुछ चलते रहा। कुछ दिन बाद धीरे धीरे जितना गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट हो रहे थे, जितना रिस्ट्रिक्शन लाया जा रहा था, जितना कानूनी एक्शन लिया जा रहा था, तो धीरे धीरे जाकर ये सिस्टम खत्म हुआ, ठीक है। उसके अलावा कहा जाता है कि इन्होंने सेलेब्रिटी पर भी बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लिया। सेलेब्रिटी मतलब दास प्रथा जिसको कहा जाता है। वैसे में क्या कहते हैं कि दास प्रथा मतलब या तो कुछ पर्सन को पैसे से खरीद लिया जाता था कि तुम हमारे पास पूरे ज़िंदगी रहोगे, उसको नौकरों जैसा खटवाया जाता था। देखते हैं ये अफ्रीका में काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट थी स्लेवरी सिस्टम। अरे अफ्रीका क्या, मोस्ट ऑफ द उसमें कंट्री में, यूरोप में भी स्लेवरी सिस्टम बहुत ज़्यादा था। तो स्लेवरी पर इन्होंने विलियम बेंटिंग ने वर्क किया। तो विलियम बेंटिंग का ये सोशल रिफॉर्म में ये कंट्रीब्यूशन रहा। इसके अलावा विलियम बेंटिंग का और भी कंट्रीब्यूशन है जो मैं धीरे धीरे करके आगे बताता हूँ। तो इस पीरियड में इस एक्ट के द्वारा क्या हुआ कि देखिए, इससे पहले वाले एक्ट में मैंने बोला था कि जो मोनोपोली थी ईस्ट इंडिया कंपनी की इंडिया में, वो खत्म कर दिया गया था। कंसेप्ट मैंने बताया था ना कि एक स्प्रिट होता है, स्प्रिट ऑफ लेसेज फेयर, पहले बता चुका हूँ 1813 एक्ट में। इसमें होता है कि भाई गवर्नमेंट इंटरफेयर ना करे, गवर्नमेंट का इंटरवेंशन कुछ ना हो और मार्केट ओरिएंटेड ट्रेड हो।
तो उस समय सिर्फ मोनोपोली खत्म हुआ था कह सकते ईस्ट इंडिया कंपनी की इंडिया में। लेकिन दो चीज में मेंटेन रहा था कि एक टीम में आपकी मोनोपोली मेंटेन रहेगी, मोनोपोली मतलब एकाधिकार कह सकते हैं आपकी मेंटेन रहेगी, और चाइना के साथ ट्रेड। इसके इस एक्ट के द्वारा उनकी ये जो दो राइट बची हुई थी उसको भी खत्म कर दिया गया कि अब टी वाली भी मोनोपोली गई और चाइना के साथ भी मोनोपोली गई। ठीक है। फिर कहते हैं कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो एक्टिविटी जो है इन्होंने मैं देखे, और ईस्ट इंडिया कंपनी की जो एक्टिविटी जो कहते हैं कि जो कमर्शियल बॉडी के फॉर्म में थी, जो मतलब ट्रेड के लिए था, जो वाणिज्य से रिलेटेड था, कह रहे हैं व्यापार करने से रिलेटेड था, उसको पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। और ये कहा गया कि अब से आप यू विल बी टोटली ए प्योरली कॉमर्शियल बॉडी। तो यहाँ थोड़ा मैं लिख दूं, ये इसके बाद तो ये हो गया प्योरली कॉमर्शियल बॉडी। सॉरी, प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी, सॉरी प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। तो कहा गया क्या कि जो कंपनी टेरिटरीज अब से जो कंपनी जो टेरिटरी जो हेल्ड करेगी इंडिया में, जिस पर ऑक्युपाई की हुई है या जिस पर रूल कर रही है, वो अब किसके विश्वास में करेगी। मैंने पहले ही बोला कि अब है जो क्राउन के अंदर जो आप रूल करोगे, क्राउन के अंडर मतलब उनके अधीन में रह के रूल करोगे, उनके नाम पर रूल करोगे। तो यहाँ ये स्पेशली मेंशन किया है, कंपनी टेरिटरी इन इंडिया वर हेल्ड बाय इट इन ट्रस्ट फॉर हिज मजेस्टी। ध्यान दे, हिज मजेस्टी, हिज हियर्स एंड सक्सेसर। इसका मतलब क्या होता है कि जो टेरिटरी आप हेल्ड करोगे, रखोगे यहाँ, वो जो होगा किनके इन द ट्रस्ट, किनके विश्वास पर, इनके विश्वास पर, मतलब हिज मजेस्टी संबोधित किया जाता है। ये हिज मजेस्टी का क्रॉन को, वहाँ के क्रॉन को, और या कह सकते हैं क्रॉन में या तो किंग है या क्यून है, उनको हिज मजेस्टी के नाम से संबोधित किया जाता था। महामहिम, मजेस्टी का मतलब होता है महामहिम। अगर यहाँ क्यून रहेंगे तो हर मजेस्टी हो जाएगा, किंग रहेंगे तो हिज मजेस्टी हो जाएगा। और लिखा है हिज हियर्स एंड सक्सेसर। हियर का मतलब हो गया क्या, वारिस। और सक्सेसर का मतलब जो आगे बने, तो उनका वारिस ही आगे है जो किंग या क्वीन बन रहा था। तो ये कहा गया कि उनके विश्वास का, कहने का मतलब उनके विश्वास पर या उनके नाम पर कह सकते हो कि ये टेरिटरी जो है आप हेल्ड करोगे, रखोगे या रूल करोगे उस पर। ये हुआ। अब देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी को जो एक्टिविटी थी, कह दिया गया कि अब है जो ट्रेडिंग बॉडी अब नहीं रहे, कॉमर्शियल बॉडी अब नहीं रहे। ठीक, उसके साथ साथ जो रिस्ट्रिक्शन था यूरोपियन पर, यूरोपियन आई माइग्रेशन, ये देखिए आई माइग्रेशन मैंने लिखा, मेंशन किया है, एंड एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी। पहले था क्या कि जो यूरोपियन जो थे, यूरोपियन कहने का मतलब सारे यूरोपियन पर अप्लीकेबल है, नॉट ओनली ब्रिटेन के लिए। तो यूरोपियन के लिए कहा गया कि जो भी यूरोपियन है वो वहाँ इंडिया में आने में उनका रिस्ट्रिक्शन था पहले। ऐसा नहीं है कि कोई भी वहाँ से उठ के आ जाए, जैसे अभी भी है, जैसे वीज़ा सिस्टम है। आप किसी भी कंट्री में जब तक आपको परमिशन ना मिलती है, वीज़ा नहीं मिलती है, तब तक आप जा नहीं सकते। तो उस समय वीज़ा टाइप का जो सिस्टम ऐसे तो था, पर हाँ गवर्नमेंट की ऑर्डर रहेगी या जो कह सकते गवर्नमेंट का परमिशन रहेगा तो ही हाँ वहाँ से पर्सन आ सकते हैं। विदाउट परमिशन उस समय तो रूट क्या था, या तो लैंड था या तो सी था, मैक्सिमम सी से लोग आते थे। तो सी पर भी भाई जब जहाज से लोग आएंगे वहाँ उतरेंगे तो वहाँ भी हिसाब किताब होगा भाई कि कौन पर्सन आया, कितने लोग आए, क्या नाम है, किस पर्पज से आए, सब एंट्री होगी। वहाँ से परमिशन मिलेगा तभी आप शिप पर चढ़ोगे और इंडिया में लैंड करोगे। तो अब उनको कहा गया कि अब जो भी लोग वहाँ से, रिस्ट्रिक्शन को टोटली खत्म कर दिया गया कि जो भी यूरोपियन इंटरेस्टेड हैं भाई इंडिया में आने के लिए, वह यहाँ आ सकते हैं और यहाँ प्रॉपर्टी खरीदना चाहें तो प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हैं। जैसे आप जानते हैं कि कुछ पहले जम्मू एंड कश्मीर में जो था, जो जम्मू कश्मीर को अभी जो बनाया दिया गया यूनियन टेरिटरी, अभी कुछ साल पहले, तो उससे पहले क्या था कि वहाँ इंडिया के लोग ही, मतलब दूसरे स्टेट के लोग जम्मू एंड कश्मीर को छोड़कर वहाँ आप जाकर प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते थे, वहाँ जाके आप सेटल नहीं हो सकते थे।
तो उसके लिए अलग रूल थी, और बाहर के लोगों को प्रॉपर्टी खरीदने का वहाँ राइट नहीं था। वैसे अभी भी बहुत सारे ट्राइबल एरिया हैं, वहाँ आप जाकर नॉर्मली जाकर कहीं और से वहाँ जाकर सेटल हो नहीं सकते हो, वहाँ जाकर प्रॉपर्टी उनकी प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते हो। तो पॉलिटी में मैं आगे बताऊंगा शेड्यूल्ड एरिया, शेड्यूल्ड ट्राइब, ये सब चीज़, ठीक है। तो ये सब चीज़ बताऊंगा, तो इस चीज़ों को डिस्कशन मैं करूंगा। हालांकि फंडामेंटल राइट जब बताऊंगा, आर्टिकल 17 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, आर्टिकल 18 19, ये सब चर्चा होगी उस समय। तो उस समय मैं ये सब चीज़ों को बताऊंगा कि कहाँ रिस्ट्रिक्शन है मूवमेंट में, कहाँ रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। तो अब तक के लिए ये रहा। तो इससे क्या हो गया कि अब जो भी लोग यहाँ आए, प्रॉपर्टी भी खरीदने का राइट मिल गया, यहाँ पर सेटल होने का भी राइट मिल गया, ठीक है। और आगे जो है, जस्ट अभी मैं बताता हूँ। देखिए, ये पर्सन जो है विलियम बेंटिंक है, इनका कंट्रीब्यूशन काफ़ी रहा, जो अभी मैंने बताया ही सोशल इविल के रूप में। इसके अलावा ये बता देता हूँ मैं कि विलियम बेंटिंक के टाइम में जो है इनकी जो पावर थी, पावर या अथॉरिटी कह सकते हैं, कंपेयर टू अदर गवर्नर जनरल के कंपेयर में काफ़ी ज़्यादा थी। जैसे ये है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एज गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, तो हो गया जो मैंने पहले बता दिया। और जितनी भी सिविल और मिलिट्री पावर थी, सब क्या हो गया, इसका ये सेंट्रलाइजेशन हुआ। जैसे कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को सारे जितने सिविल पावर और मिलिट्री पावर भी दे दिया गया। पहले भी ये पावर था, पर वो गवर्नर जनरल काउंसिल एक हुआ करती थी, ठीक है। काउंसिल में डिसीजन होता था, शुरू में बताया वहाँ मेजोरिटी से होती थी, बाद में फिर ये ऐसा हुआ कि मेजोरिटी से नहीं, गवर्नर जनरल को वीटो पावर होगा। फिर उसके बाद ये डिसाइड किया गया कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को जो है, बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया। उनकी उन्हें काफ़ी हद तक पूरी सिविल पावर और मिलिट्री पावर, मतलब रूल करने की पावर और सेना की पावर पूरी दे दी गई। इस तरीके से अब वो ऑल ओवर पूरे इंडिया के, मतलब ऑन पेपर या स्पेशल डेजिग्नेशन देकर पूरी इंडिया का उनको गवर्नर जनरल बना दिया गया। और पहली बार ये ऐसा हुआ कि देखें, गवर्नमेंट फॉर द फर्स्ट टाइम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विद द अथॉरिटी ओवर द इंटायर टेरिटोरियल एरिया पोसेस्ड बाय द ब्रिटिश इन इंडिया। तो ये कह सकते हैं क्या कि विलियम बेंटिंक को पूरे, सिर्फ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को सिर्फ बंगाल में ज़्यादा अथॉरिटी थी, और जगह भी अथॉरिटी थी पर उतनी नहीं थी। अब इनको पूरे जो भी टेरिटरी प्रोसेस है ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, या जो कह सकते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, तो उस पूरे टेरिटरी पर इनकी पावर को कहीं ना कहीं पहले से कंपेयर ज़्यादा पावर दिया गया, ठीक है। तो ये हुआ। दूसरी है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एक मेंशन करता है क्या कि एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव पावर फॉर द इंटायर ब्रिटिश इंडिया। क्योंकि अब हो गए क्या कि एक चीज ध्यान देने की बात है यहाँ, अभी एक गवर्नर जनरल जो है पूरे इंडिया को हो गए, अब इनको लेजिस्लेटिव पावर मतलब कानून बनाने का जो अधिकार जो मिला इनका, तो कह सकते हैं कि आप पूरे जितने भी प्रोविंसेस जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर हैं, उनके लिए आप कानून बना सकते हो। और इसके साथ साथ यहाँ इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो गवर्नर, मतलब ये मुंबई मतलब बम्बई के जो गवर्नर थे और मद्रास के जो गवर्नर थे, उनको भी पहले क्या था कि आप प्रोविंशियल लेवल पर, अपने लेवल पर कुछ राइट थे कि भाई आप लेजिस्लेट कर सकते हो, कानून बना सकते हो। लेकिन इसके बाद क्या हुआ कि अब उनको कहा गया कि आप कानून बनाएंगे नहीं, अब जो भी कानून बनाने का काम है ये वो सेंट्रल लेवल पर मिस एक जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है उनका काम है। वो आप बॉम्बे प्रोविंस हो या मद्रास प्रोविंस हो, इसके अलावा कोई और दूसरी भी प्रोविंस हो, उनके लिए जो कानून बनाएंगे ये बनाएंगे। अब इनको कानून बनाने के लिए क्या है कि ऑल लॉ मेकिंग पावर टू कहते हैं पावर्स टू बी कन्फर्ड ऑन गवर्नर जनरल इन काउंसिल। तो गवर्नर जनरल को क्या है कि जैसे कि उनको पहले से मैंने बताया था कि शुरू में एग्जीक्यूटिव काउंसिल था, गवर्नर जनरल की काउंसिल बनी, और यहाँ भी गवर्नर जनरल कभी भी अकेले तो काम नहीं करेगा, कुछ पर्सन चाहिए उसे। तो काउंसिल जो पहले से भी थी, अभी भी काउंसिल थी, तो काउंसिल में को ही पूरा पावर मिला, एक तरह से कह सकते हैं कि गवर्नर इनडायरेक्टली कह सकते हैं कि इस काउंसिल को ये पावर मिला कि भाई अब सारे के लिए आप कानून बनाओगे, आप रूल करोगे। लेकिन जिसके जो हेड होंगे, या जिसको कह सकते हैं कि जिस काउंसिल को जो लीड करने वाले जो पर्सन होंगे, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया होंगे, मतलब विलियम बेंटिंक यहाँ है।
अब है जो लॉ पहले बनाया गया, जो पहले वाले रेगुलेशन में बनाया गया, कहते हैं लॉ अंडर द प्रीवियस जो एक्ट जो है, जैसे रेगुलेटरी एक्ट जो हुआ, या उससे उसके बाद जो आप जानते हैं पिट्स इंडिया एक्ट हुआ, 1813 का एक्ट हुआ, चार्टर एक्ट हुआ, अभी 1833 का ये चार्टर एक्ट है। तो इसमें कहा गया है कि जो पहले वाले जो भी कानून है, लॉ है, उनको रेगुलेशन, उनको अधिनियम कहा जा रहा था। और अब से जो लॉ बनेगा, अब से जो कानून बनेगा, उस कानून को अब एक्ट कहा जाएगा। ऐसे अभी हमारे पास जो भी होता है तभी बिल पास होती है पार्लियामेंट में, प्रेसिडेंट के सिग्नेचर के बाद बिल एक्ट बन जाता है। तो कहा गया कि अब से ये रेगुलेशन नहीं कहलाएगा, सिर्फ नाम का फर्क है, अब से ये एक्ट कहलाएगा। तो सिर्फ कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, सिर्फ नाम का यहाँ डिफरेंस है। फिर है, देखिए एक क्वेश्चन है कि एक क्वेश्चन है कि बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स वाज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल डेजिग्नेटेड एज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो ये 2023 का क्वेश्चन था। तो बंगाल के जो गवर्नर जनरल, जो मैंने पहले बार बार बताया, उसको नाम डेजिग्नेशन को चेंज करके गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहा गया। कौन से एक्ट थे, जस्ट अभी डिस्कशन चल रही है, चार्टर एक्ट ऑफ 1833। जो फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन बने, अभी नाम बताया, विलियम बेंटिंग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये 2007 का क्वेश्चन है कि रॉबर्ट क्लाइव वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, या कह सकते हैं फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। हाँ, दूसरा है, सेकंड पॉइंट है कि विलियम बेंटिंग वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल इंडिया। एंड कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन एबव आर करेक्ट। इसमें से 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से यह बताना है कि कौन सा ये 4 करेक्ट है। अब मैं बताता हूँ। देखें, रॉबर्ट क्लाइव प्लासी के वार के बाद बताया था, उस समय गवर्नर ऑफ बंगाल था रॉबर्ट क्लाइव, कोई डाउट नहीं है। लेकिन कह रहा है कि फर्स्ट गवर्नर जनरल, ये गवर्नर जनरल का जो कंसेप्ट है, जनरल का कंसेप्ट कब आया था, रेगुलेटिंग एक्ट में आया था कि वो है जो गवर्नर को क्या बोला था, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहा गया था। रेगुलेटिंग एक्ट में बताया था या पिट्स इंडिया एक्ट में बताया था, रिकॉल करें आप, थोड़ा याद करें, आपको पता चल जाएगा। थोड़ा आपको दिमाग लगाना है, इसलिए मैं अभी छोड़ रहा हूँ कि पीछे जाएं देखिए कौन सा है। अब दूसरा है, ये तो क्लियर है कि रॉबर्ट क्लाइव वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। नहीं, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे, वारेन हेस्टिंग्स थे। ठीक है। दूसरा है, विलियम बेंटिंग वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो विलियम बेंटिंग को जो यहाँ ऑफ शायद कट जा रहा है या शायद मेंशन नहीं किया गया है। तो विलियम बेंटिंग अभी 1833 में चर्चा किया कि हाँ फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे। तो स्टेटमेंट कौन सा इसमें से सही स्टेटमेंट है, ओनली बी। अब देखें, हाँ, अभी एक्ट का जो और प्रोविजन है जिसके बारे में मैं अभी चर्चा कर रहा हूँ, तो इस एक्ट में ये कहा गया कि गवर्नर जनरल की जो काउंसिल है, यहाँ काउंसिल को डिफ्रेंशिएट नहीं किया गया था। यहाँ काउंसिल को सिर्फ काउंसिल थी, यहाँ ये नहीं कहा गया था कि अभी तक में कि ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल हो गया, ये लेजिस्लेटिव काउंसिल। मतलब लेजिस्लेटिव काउंसिल को आप जानते हैं, लेजिस्लेटिव का काम होता है, जैसे कि लेजिस्लेटिव मतलब पूरे पार्लियामेंट को जो एमपी हुए लेजिस्लेचर कहलाते हैं। जो सिर्फ मंत्री बने, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो भी कैबिनेट या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कह सकते हैं, जो मंत्री बने उनको एग्जीक्यूटिव कहा जाता है। ठीक है। तो जो लेजिस्लेचर जो होता है उसका काम होता है कानून बनाना, एग्जीक्यूटिव का होता है एग्जीक्यूट करना, मतलब रूल करना, एक तरह से इनडायरेक्टली एक कह सकते हैं आप। तो यहाँ काउंसिल को ये नहीं अलग अलग बांटा नहीं गया, तो वही काउंसिल लॉ भी बना रही थी, वही काउंसिल एग्जीक्यूट भी कर रही थी, मतलब ऑर्डर पास करना या रूल करना, ऐसे ये कह सकते हैं। ठीक है, मिनिस्टर की तरह एक पर्सन को जोड़ा गया, एक लॉ मेंबर को जोड़ा गया कि भाई कम से कम ऐसा पर्सन जो कानून में मतलब लॉ में एक्सपर्ट हो, तो वो प्रोफेशनल एडवाइस दे सके कानून बनाने के कंटेक्स्ट में। कि कानून बनाना है तो उसके लिए लीगल जो मैटर है, लीगल बातें हैं, ये सब जो ऐड करना है, क्या जोड़ना है, ये सब, तो उसके लिए एक लीगल पर्सन को ऐड किया गया इससे। तो ये लीगल पर्सन जब ऐड हुए, लेकिन यहाँ से वो सिर्फ काउंसिल में ऐड हुए हैं, उनके जो गवर्नर जनरल की काउंसिल में, ये एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव ऐसा यहाँ अभी वर्डिंग नहीं है। अब है यहाँ देखिए इस विलियम बेंटिंग के टाइम में क्या हुआ कि लॉ जो इस एक्ट के टाइम में, मतलब बेसिकली लॉ जो था, कानून जो थी उसके कोडिफाई किया गया और कंसोलिडेट किया गया। कैसे? तो इस समय क्या है कि जैसे क्रिमिनल लॉ को एक जगह कंपाइल कर दिया गया कि हाँ ऐसे ऐसे एक्टिविटियाँ जो है क्रिमिनल लॉ के अंदर ऐसे प्रोसीजर होगा। जैसे आईपीसी
के लिए बनाने की बात इसमें चली। उसके बाद जैसे तो मतलब ये है सिविल प्रोसीजर कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, इंडियन पेनल कोड ऐसे। तो मैं इसके बारे में पहले बता दूं, ये हालांकि बना बाद में, उस समय इसके लिए प्रपोजल लाया गया, उस समय उसके लिए कमेटी बनाई गई, उस समय इसके लिए बातचीत करना शुरू हुआ, उस समय उसके लिए कमेटी मिल बैठकर डिस्कस करना शुरू हुआ, कैसे ड्राफ्ट किया जाए, क्या क्या प्रोविजन ऐड किया गया, डिफरेंट लोगों से सजेशन लिया गया। तो उस समय से ये स्टार्ट शुरू हुआ। तो उस समय ही ये लॉ को कोडिफाई करने का या कंसोलिडेट करने का कोशिश शुरू हुआ। अब देखिए, ये जो मैं बता रहा हूँ इस एक्ट से एक्चुअली बाहर का चीज़ है, मैंने यहाँ स्लाइड में मेंशन कर दिया है कि देखिए, एक होता है सिविल प्रोसीजर कोड। सिविल प्रोसीजर कोड जो अभी चर्चा किया, इंडियन पेनल कोड, जो एग्जाम एक पिछले बार मैंने क्वेश्चन जब करवाया था तो उसमें इंडियन पेनल कोड 1860 का चर्चा था, सिविल सर्विस में जो क्वेश्चन पूछी गई थी। एक ऑप्शन था, एक है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, तो 1861। तो ये जो ड्राफ्ट किया गया था ना, तो किसकी रिकमेंडेशन से किया गया था? एक लॉ, एक कहते हैं क्या कि पहला जो लॉ कमीशन जो बना था, जैसे अभी भी आप बार बार सुनते हैं कि लॉ कमीशन की रिपोर्ट आती है, लॉ कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर ये चीज़ ये किया गया, लॉ कमीशन के आधार पर इस लॉ में चेंज किया गया। ठीक है, तो लॉ कमीशन ये आगे पॉलिटी में इसमें मैं जब बताऊंगा, लॉ कमीशन एक चैप्टर ही है, उस पर मैं डिस्कस करूंगा, तो डिटेल में लॉ कमीशन के बारे में बताऊंगा। तो पहला जो लॉ कमीशन इंडिया में बना, तो उसके जो चेयरमैन जो थे वो लॉर्ड मैकुले थे। ये मैकुले का कंट्रीब्यूशन काफ़ी रहा है इंडिया में, खासकर कह सकते हैं कि एजुकेशन में फील्ड में जो कंट्रीब्यूशन रहा है, सिविल सर्विसेज में कंट्रीब्यूशन रहा है। और ये आप कह सकते, जो अभी आप सामने देख रहे हैं कि ये सब जो लॉ बनाया गया था, इसमें लॉ में कंट्रीब्यूशन रहा है। हालांकि मैकुले एक हिस्टोरियन थे, पोएट थे, पॉलिटिशियन थे, तो काफ़ी एक्सपर्ट पर्सन थे। तो उनको बनाया गया और इनको बोला गया कि भाई इंडिया में लॉ का कोई सिस्टम नहीं है, सब जैसे तैसे चल रही है, कोई पर्सनल लॉ, हिंदू पर्सनल लॉ, मुस्लिम पर्सनल लॉ, कहीं जगह तो कोई लॉ ही नहीं है। तो उनको बुलाकर लॉ को कोडिफाई करवाया गया, कंसोलिडेट किया गया, एक जगह ड्राफ्ट करवाया गया, तो करवाने की कोशिश की गई। ये तो मैकुले, मैकुले के बारे में बता दूं तो मैकुले ने ही सबसे पहले क्या किया था कि उसने रिकमेंड किया था कि भाई इंग्लिश लैंग्वेज को क्या है कि यहाँ ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाए। मैकुले का ये मानना था क्या कि जो यहाँ की जो लैंग्वेज है, पर्शियन लैंग्वेज है या अरबियन है, ठीक है, या कह सकते हैं संस्कृत है, इन लैंग्वेज में कोई ग्रोथ नहीं है, ऐसा उसका मानना था। कि जो हमारी जो ये वेस्टर्न लैंग्वेज हो, जो इंग्लिश लैंग्वेज वो सुप्रीम है। और जब यहाँ के लोग जब तक ये लैंग्वेज जानेंगे नहीं, हमसे कम्युनिकेट कर नहीं पाएंगे सही तरीके से, हमारी बातों को समझ नहीं पाएंगे, हम इनको सिविलाइज नहीं कर पाएंगे, ठीक है, तो इनको उतना इनलाइटन नहीं कर पाएंगे। जो हमारे क्रिश्चियन, देखें पहले देखें, क्रिश्चियन मिशनरियों को आने का परमिशन मिला था, याद है एक्ट में, पिछले एक्ट में जाकर देखना, जब मैंने पढ़ाया था कि क्रिश्चियन मिशनरियों को 1813 में परमिशन मिला कि आप स्प्रेड करो यहाँ क्रिश्चियनिटी। तो जब वो आएंगी अपने इंग्लिश में आकर कुछ कुछ बोलेंगे, वो क्रिश्चियनिटी के अच्छाओं को बताएंगे, लोगों को कन्वर्ट करने के लिए प्रमोट करेंगे। तो जब तक लैंग्वेज समझ नहीं पाए, कम्युनिकेशन अगर गैप होगी, मिसकम्युनिकेट होगा अगर, तो समझ नहीं पाएंगे उस चीज़ों को। तो इसने इंग्लिश को कहा कि भाई ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में इसको डिक्लेयर करवाया, ठीक है। ये हुआ। फिर उसके बाद मैकुले का क्या है कि सिविल सर्विस के लिए भी वो उनको सिविल सर्विस को कहीं 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 उसको अधिक मॉडर्नाइज करने के लिए, या सिविल सर्विस में सर्विसेज को कहीं स्ट्रीमलाइन में लाने के लिए, फर्दर एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा होना चाहिए, कहाँ एग्ज़ाम होना चाहिए, सिलेबस क्या होना चाहिए, इसके लिए भी जब कमेटी बनाई गई थी, तो उसमें मैकुले उसके कमेटी के जो थे चेयरमैन थे। तो सिविल सर्विसेज में आपको कुछ नाम याद रहना चाहिए कि जैसे मैकुले का एक कंट्रीब्यूशन हो गया। फिर आप एक पर्सन का ली कमीशन, आप 1919 मतलब मॉन्टोग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म जो हुआ, उसके बाद सिविल सर्विसेज में फर्दर चेंजेस के लिए जो कमेटी बनाई गई, उसमें एक नाम आता है ली कमीशन। तो ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं पड़ी, जाना है कि हाँ ली कमीशन किससे रिलेटेड था, ठीक है। अब है आईपीसी के बारे में बोला कि आईपीसी जो इंडियन पेनल कोड, ये मैं थोड़ा सा इसके बारे में आगे भी फर्दर डिस्कस करूंगा, पर यहाँ बता दूं कि 1860 में आईपीसी बनकर तैयार हुआ था। इंडियन पेनल कोड, हिंदी में इसको बोलता है भारतीय दंड संहिता।
तो 1862 में ये इन्फोर्स हुआ। और जो मैंने अभी बताया कि जो इसको अभी रिसेंटली जो रिपील किया गया, रद्द कर दिया गया, और उसको एक फिर आईपीसी को नाम बदल कर रखा गया भारतीय न्याय संहिता। पहले था क्या, भारतीय दंड संहिता, अब बन गया भारतीय न्याय संहिता। तो मैंने मेंशन कर दिया यहाँ डेट उतने, और कब से इफेक्ट में आया उतना ही मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है, बस यहाँ मेंशन किया है मैंने। अब है, कहते हैं कि इस एक्ट ने ये अटेम्प्ट किया, मतलब कह रहे हैं कि इस एक्ट ने पहली बार अटेम्प्ट किया कि भाई सिविल सर्विसेज की जो एग्ज़ाम है उसको ओपन कर दिया जाए। ओपन कंपटीशन, ओपन कंपटीशन कहने का मतलब हो कि पहले क्या है कि उसमें जो चली जा रही थी, उस एग्ज़ाम को सिर्फ एलिजिबल कौन होते थे, ब्रिटिशर, जो ब्रिटेन के जो सिटीजन हैं, तो वो लोग ही एग्ज़ाम होते थे। और उसके एग्ज़ाम भी हुआ, कंडक्ट कहाँ होता था, लंदन में एग्ज़ाम होता था। तो कोशिश किया गया कि ओपन कर दिया जाए कि भाई इंडियन भी इस एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करे, वो भी एग्ज़ाम दे, वो भी इक्वल मतलब कंपटीशन दें, क्वालिफाई करें, सेम पैटर्न का क्वेश्चन होगा, वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और क्वालिफाई करने के बाद जैसे हम उन्हें अब सिविल सर्विस का जो पोस्ट हम अपने देते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी में, उनको भी दिया जाए। लेकिन इससे क्या हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो डायरेक्टर जो थे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कह सकते हैं, उन्होंने इस चीज़ का अपोज किया कि भाई अब तक मैं जो भी अपना ऑफिशियल पोस्ट है उसमें सिर्फ अपने लोगों को अपॉइंट करता हूँ, हायर पोस्ट जो हुआ अपने लोगों में मीन्स ब्रिटिशर को, गोरे को अपॉइंट करता हूँ, अब मैं मुझे इंडियन को अपॉइंट करना पड़ेगा। ये लोग उतने एफिशिएंट नहीं हैं, ये लोग उतने ऑनेस्ट नहीं है, इसमें करप्शन ज़्यादा है, इनकी सोच उतनी बड़ी नहीं है, तो ये लोग हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को समझ नहीं पाएंगे, लोग चला नहीं पाएंगे। तो लोगों ने काफ़ी अपोज किया। तो ओपन कंपटीशन का जो कंसेप्ट है उस समय इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। ये रहा यहाँ तक। और विलियम बेंटिंग के टाइम में जैसे कहा जाता है क्या कि भाई क्या नाम है, जैसे हाँ, महाराजा रंजीत सिंह के साथ इनका जो है पंजाब के, जो मैंने पहले ही बताया था कि पिछले एक्ट में बताया था कि लॉर्ड मिंटो का कैसे उनका रिलेशन था इनके साथ, पंजाब के जो आप कह सकते हैं किंग कह सकते हैं, और रंजीत सिंह। तो उनके साथ उनकी जब जो किंगडम थी उनके साथ जो उनका आपस में एक एग्रीमेंट हुआ, ट्रीटी हुआ कि भाई सतलज नदी के उस तरफ वेस्ट में आप रहोगे, ईस्ट में हमारी रहेगी, मैं रूल करूँगा। यहाँ इनका सेम चीज़ है। विलियम बेंटिंग का राजा रंजीत सिंह के साथ उनका फ्रेंडली रिलेशन रहा, यहाँ तक उनके साथ कोई अनबन चली नहीं इनके टेन्योर के टाइम में, विलियम बेंटिंग के टेन्योर के टाइम में। हालांकि विलियम बेंटिंग के टेन्योर के टाइम में ही मैसूर को एनेक्स किया गया था, मैसूर को कब्जा में, ब्रिटेन ने मैसूर को कब्जे में लिया था। मॉडर्न हिस्ट्री में इसके बारे में विशेष ज़्यादातर आपको जानने की ज़रूरत है, आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा। ठीक है, तो अब देखें, ये पर्सन है लॉर्ड मैककुले। मैककुले का जो कंट्रीब्यूशन एजुकेशन में, सिविल सर्विसेज में लॉ को कोडिफाई किया, वो बता चुका हूँ। दोनों फोटो मैककुले की ही है। पता नहीं ये क्या लगा हुआ है, कौन सा कॉलर है उस समय चलता था। और ठीक है, ये तो सिर्फ ऐसी एक पिक्चर है। अब देखें, एक क्वेश्चन है सिविल सर्विसेज 2003 का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन वाज नॉट मेड इन द चार्टर एक्ट ऑफ 1833। जस्ट अभी मैंने जो बताया कि 1833 वाले चार्टर एक्ट में कौन सा प्रोविजन नहीं था। तो एक एक करके देखें। फर्स्ट वन है इसमें 4 ऑप्शन है, इसमें ABCD का कोई कंसेप्ट ऐसा कुछ नहीं है जिसमें उलझने की बात है, सिर्फ 4 में से आपको सिलेक्ट करना है कौन सा। फर्स्ट वन देखिए, ट्रेडिंग एक्टिविटीज ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी वर टू बी एबॉलिश्ड। क्या ट्रेडिंग का एक है नॉट मेड, देखिए ये क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन वाज नॉट मेड इन द चार्टर एक्ट, नहीं है चार्टर एक्ट में। तो पहला है ऑप्शन दिया हुआ है कि ट्रेडिंग एक्टिविटीज ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी वर टू बी एबॉलिश्ड। सही बात है, ट्रेडिंग एक्टिविटी को एबॉलिश कर दिया गया, कहा गया कि अब आप है जो कॉमर्शियल बॉडी नहीं रहोगे, प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी हो गया। दूसरी है, डेजिग्नेशन ऑफ द सुप्रीम अथॉरिटी वाज टू बी चेंज्ड एज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इन काउंसिल। तो मैंने बताया कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहा गया, उनकी काउंसिल को ये सब राइट था कि भाई काउंसिल को कहें या गवर्नर जनरल को कहें, क्योंकि गवर्नर जनरल ही कुछ काउंसिल को हेड कर रहे थे। तो उनको राइट मिला कि पूरे इंडिया पर जो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो जो पोसेसन है, जो जो टेरिटरी उनके पोसेसन में है, वहाँ के लिए आप लॉ फ्रेम कर सकते हो, लॉ बना सकते हो। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। थर्ड वन जो है,
ऑल लॉ मेकिंग पावर्स वर टू बी कन्फर्ड ऑन गवर्नर जनरल इन काउंसिल। एंड सेकंड एंड थर्ड फोर्थ है, एन इंडियन वाज टू बी अपॉइंटेड एज लॉ मेंबर इन द गवर्नर जनरल काउंसिल। देखिए, इन लॉ मेकिंग पावर की बात थी, ये तो सही है। अथॉरिटी भी उनको आ गया गवर्नर जनरल काउंसिल में, ये भी बात सही है। अथॉरिटी मतलब इनको ही कहा गया कि आप जैसे चाहो अपने तरीके से आप रूल करोगे, लॉ भी बनाओगे, और पूरे बंगाल सॉरी बॉम्बे और मद्रास की जो थी कानून बनाने की जो पावर था उनको भी ख़त्म कर दिया गया, और वो सब फुल्ली इनके कंट्रोल में पहले से भी थे। रेगुलेटरी एक्ट के टाइम से भी था कि भाई वो उनको इनकी सबॉर्डिनेट बना दिया गया था, तो पावर भी दी गई, अथॉरिटी ज़्यादा दी गई। और जो थर्ड ऑप्शन है, देखिए लॉ मेंबर को तो ऐड किया गया था गवर्नर जनरल के काउंसिल में, किस लिए? एडवाइस देने के लिए। अब सोचने की बात है, मैंने ये मेंशन नहीं किया था कि वो लॉ मेंबर इंडियन था, ठीक है, या फॉरेनर या ब्रिटिशर था या कोई अदर यूरोपियन। पर ये ऑब्वियस सी बात है कि जब उन्होंने पहली बार चेंज किया है, जब सिविल सर्विसेज के एग्जाम में वो इंडियन को इंक्लूड नहीं करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या चाहेंगे कि भाई हमारे काउंसिल में जब पहली बार एक लॉ मेंबर को लाया और लॉ मेंबर इंडियन को ले आए, क्या इंडियन वाज टू बी अपॉइंटेड एज लॉ मेंबर? ऑब्वियस सी बात है, ऐसा तो नहीं चाहेंगे, ऐसा करेंगे भी नहीं। तो भले आपको ये बात नहीं बताया गया है, तो ये आंसर क्या होगा कि ये नहीं हो सकता है। देखिए, हालांकि इस चीज़ को मैं जब पॉइंट मैंने ऐड किया था, तो उसको मैं ऐड कर सकता मेंशन कर सकता था कि जो लॉ मेंबर ऐड किया गया गवर्नर जनरल काउंसिल में, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की काउंसिल में, वो लॉ के लीगल एडवाइस के लिए, ही वाज नॉट इंडियन, ही शुड नॉट बी, ही शुड नॉट सपोज टू बी ए इंडियन, ठीक है, ऐसे में मेंशन कर सकता था। या ओनली फॉरनर, ओनली ब्रिटिशर वाज अपॉइंटेड एज ए लॉ मेंबर। पर ऐसे अगर मेंशन कर दूंगा तो हो जाएगा कि आपको फीडिंग करने वाली हैबिट हो जाएगी। जब आंसर जब जो पढ़ाया हुआ दिखा तभी आप आंसर कर पाएंगे। यहाँ दिमाग लगाने की बात थी, खुद से सोच सकते हैं, आंसर खुद से खुद आप निकाल सकते हो, भले आप उसके बारे में डायरेक्टली मेंशन ना हो तो भी। तो इसलिए वहाँ मैंने स्पेशली ये मेंशन नहीं किया, जानबूझ के छोड़ा, ताकि आप दिमाग लगाएं और पता रहना चाहिए किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, और आते ही रहेंगे ऐसे। अब रहा नेक्स्ट चार्टर एक्ट जो आया सीरीज में आया, वो है चार्टर एक्ट ऑफ 1853। तो विलियम बेंटिंग के कंट्रीब्यूशन के बारे में तो मैंने बता दिया क्या क्या उन्होंने वो कंट्रीब्यूशन रहा। उनके टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, उस चीज़ को याद रखेंगे, सती के बारे में, ठगी के बारे में, स्लेवरी के बारे में, और रंजीत सिंह के साथ जो भी उनका सही अच्छा खासा रिलेशन रहा। उनके समय में ही भरना इंग्लिश को है जो इंग्लिश लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया। अब है चार्टर एक्ट ऑफ 1853। 30 साल 1833 के 20 सालों बाद ये चार्टर एक्ट बना। देखिए, उसमें मैंने मेंशन किया था कि 20 साल तक क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी के लीज को फर्दर एक्सटेंड किया गया था कि 20 साल तक तुम और रूल कर सकते हो भाई, ठीक है। ट्रेडिंग एक्टिविटी को तो हटा दिया गया टोटली उस समय। बार बार एग्जाम में पूछता है कब ट्रेडिंग एक्टिविटी जो कमर्शियल बॉडी नहीं रही ईस्ट इंडिया कंपनी। अब है जब ये जो एक्ट बना, तो उस समय जो गवर्नर जनरल थे वो थे कौन? डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी। एक चीज बात है, जितने आप गवर्नर जनरल का नाम देख रहे हैं सबके आगे क्या है? पहले भी मैंने मेंशन किया था, लॉर्ड लॉर्ड लॉर्ड। लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड मिंटो, ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस, और ये हो गए अभी लॉर्ड डलहौजी। तो इसलिए बिहार में अभी भी कहा जाता है कि देखेंगे कि कोई अगर बच्चा कुछ ऐसा एक्टिविटी कर रहा हो जिसमें उसको बहुत ज़्यादा डिमांडिंग कर रहा हो या रहीसी ज़िंदगी जीने की कोशिश कर रहा हो, ठीक है, तो बोला जाता है लाट साहब बन रहे हो क्या, बोला जाता है, बोलते हैं बिहार में ना, कि ज़्यादा लाट साहब मत बनने की कोशिश करे, या ज़्यादा कुछ एडवांस बन रहा हो, ज़्यादा कुछ बोल रहा हो, ज़्यादा लाट साहब मत बनो, चुप रहो। तो ये चीज़ मत मांग रहा है, कुछ डिमांड कर रहा है, तो लाट साहब बनने की कोशिश मत करे। अगर बैठ कर पढ़ रहा है, कुछ स्टाइल में बैठा हुआ है, तो या क्लासरूम में भी होता है कि जो लड़का कुछ थोड़ा हाथ ऐसे करके बैठा हुआ तो उसको टीचर क्या डाल जाता है, लाट साहब जैसा मत बैठो, शांत स्टूडेंट की तरह बैठो। लाट साहब कहने का मतलब ये लॉर्ड साहब को ही लाट साहब बोला गया है, क्योंकि इनको लॉर्ड लॉर्ड था। और हम लोग हमारे अपने हिंदी लैंग्वेज में या जो संस्कृत उसमें चलती थी, तो लॉर्ड को ना बोल के लॉर्ड नहीं लाट बोलते हैं, लाट साहब, लाट साहब, लाट साहब। इसलिए उस समय की जो हम सोच लें, उस समय की जो लेगेसी जो हम लोग सुनते आ रहे हैं हमारे पूर्वज, तो उस समय से जो पूर्वजों के नाम मुंह पर हमारे जो दादा परदादा उसके भी ज़्यादा आगे बढ़े, तो लोग लाट साहब वर्ड यूज करते थे, और आज तक चली आ रही है बिहार के। आई थिंक विलेज विलेज में, गांव गांव में ये सब ये बोला जाता अभी भी, लाट साहब मत बने।
ऑफिस में भी अभी भी बोला जाता है। तो वहाँ से लॉर्ड साहब को ही लॉर्ड साहब हम लोग बोलते थे अपनी लैंग्वेज में। चलो ये तो रहा। डलहौजी, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी। डलहौजी, आप अच्छा कहें या खराब कहें, अंग्रेजों के लिए या कह सकते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए या ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए ना अच्छा पर्सन, क्योंकि इसने ब्रिटिश को टेरिटरी को काफ़ी एक्सटेंड करवाया। ठीक है, बहुत सारे इंडिया के जो किंग कह रहे हैं प्रिंसली स्टेट को इसने एनेक्स किया है। एनेक्स किया मतलब कब्जे में किया उस, ठीक है, हड़प्पा उसको जो बोल सकते हैं, हड़प किया। तो किसको किसको पहले किया, कैसे किया, थोड़ा मैं हल्का बता देता हूँ। डलहौजी क्या क्या कह सकते हैं क्या, 1848 से लेके 56 तक तो ये रूल किया। रूल करने के बाद इंडिया में ऐसे कंडीशन हो गया कि कहीं ना कहीं 1857 का जो रिवोल्ट हुआ, विद्रोह हुआ, तो इसके द्वारा ही जो कांड किए गए थे उसी का बाद में नतीजा था कि विद्रोह हुआ इंडिया में बड़े लेवल पर। तो इसने क्या किया, एक पॉलिसी बनाई जिसको बोलते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, जैसे राज हड़प की नीति सुना होगा हिंदी में, या डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स तो बोलते हैं। इसके अंदर क्या प्रोविजन था कि इसने क्या देखा कि बहुत सारे ऐसे किंग हैं या क्वीन हैं जिनका कोई लीगल हियर नहीं है। उनका लीगल हियर मतलब कौन लीगल हियर, जनरली होता है कि राजा मरेगा तो उसका बेटा बेटा ही, तो उनका बेटा नहीं है, बच्चा नहीं है। कितने लोगों के बेटे नहीं है, कितने लोगों की बेटी भी, बेटा बेटी कुछ भी नहीं थी। तो उनके पास उनका कोई वंशज नहीं था जो आगे किंग बने ऐसे। तो बहुत सारे लोग जो थे किंग थे जो अडॉप्ट किए थे बच्चों को। तो इसने ऐसा प्रोविजन बनाया कि जो जो किंग अगर अगर कोई अडॉप्ट करते अपने वारिस के लिए, कोई अडॉप्ट करते किसी बच्चे को, तो उस बच्चे को राज्य का उस राज्य का किंग नहीं माना जाएगा। ऐसे केस में वो राज्य जो है वो स्टेट कह सकते हैं, प्रिंसली स्टेट, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ठीक है, उस पर ब्रिटिश गवर्नमेंट अब डायरेक्टली रूल करेगी। उसके बाद उनकी जो कह सकते हैं कि किंगडम कह सकते हैं कि उनकी वहीं ख़त्म हो जाएगी प्रिंसली स्टेट जो है, और उसके बाद गवर्नमेंट ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर आ जाएगी। तो ऐसे ऐसे करके उस बहुत सारे किंगडम, बहुत सारे प्रिंसली स्टेट है, उसमें नाम है ऐसे। तो जैसे मैं बताता हूँ कुछ नाम, जैसे सतारा हो गया, ठीक, संबलपुर हो गया, भगत हो गया, ऐसे हैं। फिर है नागपुर हो गया, फिर झांसी हो गया, फिर अवध हो गया। इनको इसने क्या किया कि ऐसे पॉलिसी बना के इनको एनेक्स कर लिया, इनको अपने कब्जे में कर लिया। तो ये टेन्योर जैसे 1848 में आया, तो 1848 से आते ही उसने कांड शुरू कर दिया। ठीक है, तो 1848 में सबसे पहले सतारा को इसने ऐसे एनेक्स किया। तो एक चीज़ और मैं यहाँ ही बता देता हूँ, मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ेंगे तो मॉडर्न हिस्ट्री में कितने टीचर आपको जैसे बताएंगे, एक जो मैंने बताया प्रिंसली स्टेट का नाम, मैंने ये देखा है कि कोई किसी स्टेट सिविल सर्विस में, स्टेट कमीशन में, जैसे झारखंड का शायद, उसमें एक क्वेश्चन पूछ दिया गया कि भाई और एक डेट पूछ दिया गया कि भाई जैसे झांसी का, या कह सकते हैं कि नागपुर का कह सकते हैं, ठीक है, या संबलपुर का कह सकते हैं, कि इस प्रिंसली स्टेट को किस ईयर में है जो एनेक्स किया गया था। और ईयर का नाम भी मेंशन क्या किया, 48 है ना, 48, 49, 50, 52 ऐसे। तो आप अगर गेस करके भी नहीं कर सकते हो कि भाई टेन्योर था, ये था 48 to 56, या 1853 में चार्टर एक्ट आया था और 1857 का रिवोल्ट हुआ, कहीं बीच में होगा। तो इसमें से कोई अगर एक भी डेट मैच कर जाती है तो वो आंसर होगा। तो इतना ये क्लोज पूछा था कि हर डेट को स्पेसिफिक अगर आपको पता है तो ही आप आंसर कर पाओगे, नहीं पता है तो नहीं आंसर कर पाओगे। तो आपको डेट वो, अगर आप अब ये नहीं कह सकता कि उस स्टेट में पूछा गया तो सिविल सर्विसेज से नहीं पूछा जा सकता है। ऐसे फैक्चुअल चीज सिविल सर्विसेज में भी पूछा जाता है। अब देख सकते हैं कि ऐसे ऐसे फैक्चुअल चीज कह सकते हैं कि जिसमें कोई कंसेप्ट नहीं है, फैक्चुअल चीज सिविल सर्विसेज में भी आ रही है। इतना डीप डीप फैक्चुअल चीज, छोटे छोटे चीजें आ रही है, तो आपको ये भी जानने की जरूरत है कि कौन से ईयर में। सबसे पहले तो मेरे जो मैंने सीक्वेंस बताया था, इस सीक्वेंस पर आपको डेट ये जानने की जरूरत है कि किस ईयर में किसको एनेक्स किया था। एग्जाम जाएं तो इससे पहले आप ये कम से कम रिवीजन कर ले। मैं अभी डेट को चर्चा नहीं कर रहा हूँ, वो आपको मॉडर्न हिस्ट्री में आएगा, पर मैंने रफली ये बता दिया है क्योंकि मुझे एक्ट को ज़्यादा डिस्कस करना है। लेकिन नाम मैं बता दिया ताकि आप अवेयर रहें, उसको स्केप ना करें, पर्पस ये है। सेकंड पॉइंट है क्या कि
कंपनी वाज टू कंटिन्यू पोसेशन ऑफ टेरिटरी अनलेस पार्लियामेंट प्रोवाइडेड अदरवाइज। कहने का मतलब है कि पहले तो ये स्पेशल मेंशन कर दिया जाता था कि 20 साल के लिए या 15 साल के लिए लीज मिला। अब कह दिया तब तक आप रूल करोगे जब तक ब्रिटिश पार्लियामेंट चाहे, और अगर वो चाहे तो कभी भी आपकी जो है रूल को, कभी भी आपके पोसेशन को खत्म कर सकती है। तो क्लियरली इंडिकेशन था कि जब तक पार्लियामेंट चाहे। इसका मतलब क्या भाई, ये तो स्पेशल मतलब हम तो निश्चिंत नहीं हो गए कि भाई हम 15 साल के लिए 20 साल के लिए निश्चिंत हो गए ईस्ट इंडिया कंपनी। ये तो कभी भी कोई और चार्टर्ड एक्ट का पास करके पार्लियामेंट कह सकती है कि एबॉलिश हो गया ईस्ट इंडिया कंपनी रूल। क्योंकि धीरे धीरे मेरे रूल को क्या हुआ, पहले क्या था कि ट्रेडिंग एक्टिविटी उसको बंद कर, भले मोनोपोली मिला हुआ था मोनोपोली को ख़त्म कर दिया, ट्रेडिंग एक्टिविटी जो है हमारी जो उसको ख़त्म कर दिया। अब है जो अब ये मेंशन कर दिया कि भाई कब रूल करोगे, तो रूल करने में भी बोल दिया गया कि जब तक पार्लियामेंट चाहे, उसके बाद पार्लियामेंट कभी भी चाहे तो इसको एबॉलिश कर सकती है, ख़त्म कर सकती है आपके रूल को। तो सेकंड पॉइंट ये है। थर्ड वन देखते हैं, थोड़ा मैं इसे देख लूँ। कहते हैं कि इंडियन कंपनी पैट्रोनेज ओवर सिविल सर्विसेज। अब यहाँ से क्या होता है देखें, थोड़ा नीचे करता हूँ। हाँ, कि जो पिछले बार कोशिश किया गया था कि सिविल सर्विस के एग्ज़ाम को ओपन कर दिया जाए ताकि भाई इंडियन भी पार्टिसिपेट करें। तो चूंकि समय के अनुसार क्या हुआ, चेंज आता है, तो बार बार इंडियन की ये डिमांड थी, इंडियन में ये आक्रोश था, बार बार इंडियन इस बात के लिए अपोज कर रहे थे कि भाई ये क्या मतलब है कि भाई हम अपने कंट्री में ही जब रूल आप चला रहे हो तो हमें भी तो कुछ राइट मिला, हम भी तो कुछ पार्टिसिपेट करें ना भाई अपनी कंट्री में ही। हम होके खुद है जो बड़े बड़े पोस्ट पर, हमने सिर्फ आप लोग हो। तो ऐसे डिमांड सुनते सुनते चलो भाई फाइनली ठीक है, चलो ओपन कर देता हूँ। ओपन कर दिया कि भाई आप लोग भी एग्जाम दे सकते हो। लेकिन अंग्रेजों ने दिमाग लगाया चतुराई की, बाहर से तो ये ओपन कर दिया कि भाई यू कैन आल्सो पार्टिसिपेट इन द सिविल सर्विस एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी। पर क्या था, ऐसे डिफिकल्टी जानबूझ के ला गए कि कम से कम कैंडिडेट सेलेक्ट हो। क्या किया गया देखे, कहा एग्जाम जो कंडक्ट कहाँ होता था, इंडिया में नहीं होता था, एग्जाम होता था लंदन में, और उसमें ग्रीक और लैटिन वर्ड को, लैटिन लैंग्वेज को मैंडेटरी कर दिया गया। यहाँ के लोग बेचारे जो जानते क्या थे, संस्कृत, अरबी, पर्शियन, ये सब लैंग्वेज, हिंदी, ये सब जानते थे, और इनको बोल दिया है कि भाई आप लैटिन और ग्रीक। तो यहाँ के जो बच्चों को तो समझ में आती नहीं है और यहाँ पढ़ाई भी नहीं जाती थी। अब जिसको सिविल सर्विस क्वालिफाई करना है तो ये सीखने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, वहीं यूरोप में। तो जो यूरोप में जाके पढ़ेगा, शुरू से ही बचपन से ही रहेगा, उसको सिखाया जाएगा तो वो भी क्वालिफाई कर पाएगा। और एग्जाम देने के लिए भी लंदन में जाना पड़ेगा। गांव का बच्चा जाके लंदन हर कोई जा नहीं सकता है, ये बात जानते हैं। बहुत सारे, अभी भी बहुत सारे आप लोग के फैमिली में ऐसे होंगे, दूर दूर तक कोई है जो इंडिया को छोड़कर कभी बाहर गया नहीं होगा। बहुत सारे ऐसे होंगे कि भाई उनके ना चाचा ना कोई भी रिलेशन में अभी तक है जो इंडिया को छोड़ो कहीं और बाहर नहीं गए। और उस समय सोचिए, आज से कितने साल पहले, 1853 की बात है, कि कोई बंदा जाकर फॉरेन में, यूरोप में जाकर रहे, वहाँ जाके पढ़े और वहाँ जाके एग्जाम दे। काफ़ी वो लोग कर सकते हैं जो काफ़ी इलाइट फैमिली से बिलोंग करते हैं, नोबल फैमिली, मतलब काफ़ी रिच फैमिली हो। तो डिफ़िकल्टी इस तरह से रखा गया। सबसे पहले जो पर्सन थे जो सिविल सर्विस जिन्होंने जो क्वालिफाई किए थे, उनका नाम था सत्येंद्र नाथ टैगोर। सत्येंद्र नाथ टैगोर, थोड़ा ये टाइट मुझे हो रहा है, हाँ। सत्येंद्र नाथ टैगोर, जानते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर के जो भाई थे सत्येंद्र नाथ टैगोर। और रविन्द्रनाथ टैगोर खुद एक बहुत बड़े फैमिली से बिलोंग करते थे, ये इसमें कोई बात डाउट ही नहीं है। आपने आप मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ोगे कि सॉरी, हाँ मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ोगे कि राजा राम मोहन राय के टाइम से ही उनके देवेंद्र नाथ टैगोर, द्वारका नाथ टैगोर, ये सब बड़े बड़े नाम हैं, बड़े बड़े हस्तियां हैं इन्हीं की फैमिली की। इनके पापा कोई हैं, कोई बड़े, कोई चाचा हैं, कोई कहते हैं, कोई हाँ बड़े भाई हैं, कोई दादाजी हैं। तो उस समय से ही इनकी बड़ी फैमिली थी। तो सत्येंद्र नाथ टैगोर को अपॉर्चुनिटी मिला, वहाँ गए, वहाँ क्वालिफाई किया, सबसे पहले पर्सन बने वो सत्येंद्र नाथ टैगोर। उसके बाद 3-4 इंडियन भी क्वालिफाई किया। ठीक है, तो ये यहाँ की कहानी है। जो मैंने पहले ही बताया कि जो सिविल सर्विसेज के लिए मैकुले का कंट्रीब्यूशन रहा है, तो यहाँ देखिए आप कि मैकुले कमेटी बनाया गया और कमेटी को अपॉइंट किया गया 1854 में। वही सिविल सर्विस एग्जाम में पैटर्न क्या दिया का होना चाहिए, एग्जाम कहाँ कंडक्ट होना चाहिए, ठीक है, सिलेबस क्या क्या होनी चाहिए, ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। पहले 21 साल उम्र थी, बाद में 19 साल हुई, ऐसे ऐसे घटाया गया। तो उसमें इसके लिए कमेटी बनाई गई, मैकुले थे उसमें कमेटी के चेयरमैन।
फिर नेक्स्ट कहा जाता है कि यहाँ से देखिए, सेपरेशन ऑफ, मैंने मेंशन किया है सेपरेशन ऑफ लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शन ऑफ गवर्नर जनरल काउंसिल। जो मैं बार बार चर्चा कर रहा था कि जो पहले जो गवर्नर जनरल काउंसिल जो था, ठीक है, तो गवर्नर जनरल काउंसिल में मैंने ये बार बार बोला कि यहाँ सिर्फ नाम पड़ा गवर्नर जनरल काउंसिल, यहाँ कोई एग्जीक्यूटिव काउंसिल लेजिस्लेटिव काउंसिल, मतलब इनके मेंबर जो हैं, कुछ मेंबर को कानून बनाने का अधिकार है, एमपी की तरह, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की तरह, आज की तरह। कुछ मेंबर को, उनमें से कुछ मेंबर बन गए मिनिस्टर बन गए जो एग्जीक्यूट करेंगे, ऐसा कुछ नहीं था। वही लोग थे जो कानून भी बना रहे थे, वही लोग हैं जो एग्जीक्यूट भी कर रहे थे, मंत्री के टाइप से काम कर रहे थे। यहाँ कहा गया कि 6 लोगों को अलग से जोड़ा गया कि ये 6 लोग जो हैं वो सिर्फ कानून बनाने का काम करेंगे। देखें, मैंने मेंशन किया है क्या कि इंक्लूजन ऑफ 6 एडिशनल मेंबर, मतलब जो पहले से काउंसिल में मेंबर थे जो थे, अभी यहाँ कितने मेंबर पहले से थे मतलब काउंसिल में, ये कहीं नंबर मेंशन नहीं है, तो नंबर एग्जाम में भी पूछा नहीं जाएगा। लेकिन जो अभी जो 6 लोगों को ऐड किया गया, एडिशनल ऐड किया गया, तो उनको कानून बनाने के पर्पज से ऐड किया गया था। तो ये जो 6 मेंबर जो कहलाएं उसके बाद, तो उनको बोला गया क्या कि 6, इनको लेजिस्लेटिव काउंसलर बोला गया। लेजिस्लेटिव काउंसलर, काउंसलर को पार्षद भी बोलते हैं, हिंदी में पार्षद कहा जाता है, ठीक है। तो लेजिस्लेटिव को विधान पार्षद कह सकते हैं, किनको विधान पार्षद कहा गया। जो 6 लोग जो कानून बनाने का के लिए उनको जो दायित्व दी गई, रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया, तो उनको कैसे काम कर रहे थे, क्या प्रोसीजर अडॉप्ट कर रहे थे, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में वहाँ चल रही थी ना, कि कानून बनाने से पहले क्या होता है कि कोई पहले ड्राफ्टिंग की जाती है, उसकी रीडिंग होती है, आपस में रीड करते हैं पहले रीडिंग, उसमें सब लोगों का ओपिनियन ले जाता है, कुछ क्लॉज जोड़े जाते हैं, कुछ क्लॉज ऐड किए जाते हैं, फिर सेकंड रीडिंग होता है। जो पॉलिटी में मैं जब पार्लियामेंट पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा इस चीज़ों को। इसलिए कहने का मतलब कोई कानून बनाने से पहले क्या क्या प्रोसेस, क्या क्या स्टेप होता है कि पहले छोटा सा ड्राफ्ट करो, उसके बारे में हर क्लॉज के लिए और बड़ा बड़ा टॉपिक ऐड करो, फिर उसका बैठ के आपस में डिस्कशन करेंगे, किसको क्या काटना है, क्या जोड़ना है, फाइनल कंपाइल किया जाएगा, तब जाके वो कानून बनेगा, ऐसे प्रोसीजर। तो सेम प्रोसीजर ये अडॉप्ट कर रहे थे जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में प्रोसीजर अडॉप्ट किया जा रहा था। तो सिर्फ मात्र 6 लोग थे वहाँ। तो इसको कहा गया कि कहीं ना कहीं एक तरह से मिनी पार्लियामेंट। सबसे पहले ऐसे सेंट्रल लेवल पर कानून बनाने के लिए कुछ पर्सन को डेजिग्नेट किया जाए पहली बार, सिर्फ वो प्रोसीजर कैसे फॉलो किया जाए उस ब्रिटिश पार्लियामेंट को फॉलो कर रहे थे। तो इन लोगों को क्या कहा गया कि जैसा मतलब गवर्नर जनरल लेजिस्लेटिव काउंसिल को कहा गया कि जो कानून बनाने वाले जो काउंसिल जो है एज ए मिनी पार्लियामेंट। यही जो 6 लोग जो है मिनी पार्लियामेंट, धीरे धीरे इनकी नंबर बढ़ते गई, बाद में मैं बताऊंगा। ऑफिशियल मेंबर, नॉन ऑफिशियल मेंबर, इलेक्शन हुए, फिर इसमें और मेंबर बढ़ते गए, फिर एमपी का चुनाव, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव हुआ। तो उसके बाद फिर जो धीरे धीरे पार्लियामेंट टाइप का बॉडी बनने लगी, जिसको बोला जाता है सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली कह सकते हैं, मतलब इंडियन लेजिस्लेटिव बोल सकते हैं आप, इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल बोल सकते हैं, या सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। तो इसी को कहा गया, बाद में पार्लियामेंट के रूप में अडॉप्ट किया गया, मतलब पार्लियामेंट के रूप में ये बाद में उभर कर आया धीरे धीरे, जो मैंने बताया कैसे चेंजेज आए। और जो मैंने अभी बताया कि सेम प्रोसीजर इन्होंने अडॉप्ट किया था जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में वहाँ चले आ रही थी। प्रोसीजर अडॉप्ट किया मतलब जो एक्सप्लेन कर दिया, कानून बनाने का प्रोसीजर। ये पर्सन जो है लॉर्ड डलहौजी है, ठीक है। थोड़ा डलहौजी का मैं कंट्रीब्यूशन में बता देता हूँ। डलहौजी का डायग्राम आप सामने देखें, थोड़ा डायग्राम से ज़्यादा कुछ मतलब नहीं है, थोड़ा फटा हुआ आ रहा है। हाँ जी, तो टॉपिक खत्म होने के बाद मैं बता दूं, थोड़ा सा मैं अपने चैनल के बारे में कोई प्रमोट एडवर्टाइज नहीं कर रहा, बस थोड़ा सा बताना पड़ता है। ये हमारे चैनल जो आप यूट्यूब पर जो देख रहे हो उसका तो नाम ऑलरेडी पता चल गया होगा, तभी आप खोल कर देख रहे हो। तो ये यूट्यूब पर चैनल इस नाम से है, और मेरी जहाँ भी लोगो होगी हमारा तिरंगा वो होगा। फेसबुक पे, ट्विटर पे, जिसको एक्स बोलते हैं, या यूट्यूब पे, या इंस्टाग्राम, वेरीवर। तो इसकी जो आईडी होगी इस नाम से देख सकते हैं, ऐसे इसे सर्च कर सकते हैं। क्या है, @Dr.Vikas IAS, ठीक। एंड नेक्स्ट चलते हैं, और जैसे सब लोग बोलते हैं या एज यू विश, जैसे फॉलो करो, क्या बोला जाता है, लाइक, सब्सक्राइब एंड फॉलो,
समथिंग समथिंग लाइक दैट, तो योर विश। अगर अच्छा लगे तो ही करेंगे, अगर बेनिफिट हो रहा है तो ही करेंगे, कोई कंपलसरी कोई दबाव ऐसा नहीं है, ठीक है। खुद अगर लगा कि हाँ हमने समथिंग डिफरेंट अचीव किया, कुछ मुझे अच्छा मिला, देन ओनली, कोई कंपलसरी नहीं है। और जो मैंने कोशिश की है बेस्ट से बेस्ट देने की, मैंने अपने बच्चों के लिए कोशिश की है। और ये इंस्टाग्राम का है, तो इंस्टाग्राम का ये लोगो, जैसे यहाँ यूट्यूब का लोगो था, ये इंस्टाग्राम का लोगो है। और जो हमारी जो आईडी है ये पता नहीं है, थोड़ा आगे पीछे हो गया है, इसमें एक साथ होनी चाहिए था, पता नहीं मैं स्लाइड में करता हूँ तो ये आगे पीछे हो जाता है, मैंने पहले भी बताया है। तो एक साथ में ही होगी, Dr.Dr.and विकास_IAS। तो ये रहेगा आपका इंस्टाग्राम पर। हालांकि यूट्यूब इंस्टाग्राम जितने भी हैं सब लिंक किया हुआ है, तो एक से जाकर दूसरी जगह आप जा सकते हो। तो थोड़ा सा इसकी एक जगह कर लेंगे, ये अपन अप डाउन हो गया है। लैपटॉप में तो नॉर्मल दिखता है स्लाइड में, पर इसमें करने के बाद यहाँ ऐसे आ जाता है डिजिटल बोर्ड पे। तो ये चला जाए, ये एक बार कोड भी इंस्टाग्राम में शायद जनरेट होता है, इसलिए ऐसे है। तो बार कोड को स्कैन करके भी चाहे तो वहाँ पहुँच सकते हैं। तो ये वीडियो हर जगह अवेलेबल होगी, कुछ कुछ शॉर्ट जो बोलते हैं छोटे छोटे वीडियो भी डालना, तो वो सब डाला हुआ मिलेगा आपको। तो अगर स्कैन हो जाती है तो वीडियो से तो गुड। इसको थोड़ा मैं और जूम कर दूं, ये रहा इंस्टाग्राम का। अब देखेंगे ये है ट्विटर, जिसको अब एक्स बोलते हैं, पहले ओल्ड ये था ट्विटर एंड अब हो गया है एक्स। तो एक्स में जो हमारी अकाउंट है ऐसे फॉर्मेट जो आपको दिखेगी इस तरीके से दिखेगा। और जो जो आईडी जो होता है @Dr_Vikas_IAS, तो इस नाम से आएगा ऐसे। एंड नेक्स्ट है फेसबुक पे। तो फेसबुक पे इस नाम से फेसबुक का लोगो एंड जो चैनल रहेगा उस पर ऐसे आएगी। और आई थिंक सिंपल ये डालने से ही शायद ओपन हो जाए या आपको सामने विजिबल होगा, तो ये आप देख सकते हो, ठीक है। और चलते हैं लास्ट, थोड़ा अजीब सा लगता है बोलने में, पता नहीं। ये है बार कोड। एंड मैंने जो पर्पस बताया किन बच्चों के लिए मैं ये कलेक्ट कर रहा हूँ, मैं एक बात बता दूं कि जिन बच्चों के लिए मैं कलेक्ट कर रहा हूँ ना, वो ऐसा नहीं है कि वो ऑर्फेंज रहेंगे, उनको मैंने अपनाया है। तो एज ए उन बच्चों का सिर्फ सिर्फ जैसे मैं बता दूं, कोई अपने बच्चों को पालता है, कोई बाप अपने बच्चों को पालने के लिए मेहनत करता है, ठीक है। तो बस बेसिकली वही है कि मैं उन बच्चों को अपने पालने के लिए मैं ये मेहनत कर रहा हूँ। तो उन बच्चों का सिर्फ मैं बाप ही नहीं हूँ, मैं उन बच्चों का माँ भी हूँ, दोनों हूँ। तो सोचे मुझे उससे कितनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। कोई मैं एनजीओ, मैं क्लियरली कर दूं कि मैं कोई एनजीओ नहीं चला रहा हूं। कि एनजीओ अगर चलाऊंगा तो पर्पस तो वही हो गया, बात तो वही होगी कि बच्चे ऑलरेडी तो कोई अनाथालय एनजीओ कोई चला रही है, तो वहां से लाके मैंने फिर से यहाँ अनाथालय में झोंक दिया। तो ये कोई एनजीओ नहीं है, ये मेरे बच्चे होंगे। तो इसलिए उनके लिए मैं लोगों से डोनेशन नहीं मांग रहा हूँ, मैं जिनसे भी मांग रहा हूँ एज फी मांग रहा हूँ, एज गुरु दक्षिणा बोले वो मांग रहा हूँ, ना कि डोनेशन की बात मैंने की है। तो मैं अपने बच्चों के लिए एज बाप की तरह, एज बाप है नहीं, सिर्फ बाप एंड माँ दोनों की तरह मैं उनके लिए मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है, उनके नरिशमेंट के लिए। और उनके लिए मैं फंड रेज कर रहा हूँ, पैसे कलेक्ट कर रहा हूँ। तो ये पर्पस है, ना कि है कि डोनेशन मांगना या चंदा मांगना उन बच्चों के लिए, बिल्कुल नहीं। तो ये क्यूआर कोड है, गूगल पे का है, शायद आपको दिख जाए, स्कैन हो जाएगी वीडियो से। नहीं होती है तो फिर कोई बात नहीं, नीचे यूजर कुछ यूपीआई आईडी मैंने ऐसे मेंशन कर दिया है, ये योर विश। ये है यूपीआई आईडी एंड थोड़ा बड़ा अकाउंट नंबर एंड आईएफएससी कोड। तो मैं बोल दूं यूपीआई आईडी क्या है, विकास VIKASH JIP जिपमर JIPMER जिपमर @OK एक्सिस। ऐसे मैंने ऐसा बनाया नहीं, अपने आप ऑटोमेटिक ऐसे आ जाता है। एंड अकाउंट नंबर जो मेंशन है 9200100216200810। मुझे भी कोई अपना अकाउंट नंबर याद नहीं था, मैं बता दूं। एंड IFSC कोड वो भी मुझे याद नहीं है, वो भी है UTIB 003494, सॉरी 000 है, UTIB 003494, ये IFSC कोड है। तो
पर्पस बता दिया, आपकी विश बता दिया, जो भी हो, बाकी ये यहाँ तक ये। और फिर आगे धीरे धीरे ऐसे नेक्स्ट चैप्टर पर मैं चलते रहूँगा। तो ऑलरेडी मैंने कवर किया है, बताया है। एक बात और, पॉलिटी में आपको ज़्यादा कनेक्शन मिलेगा, एक चैप्टर से का लिंक बहुत से, पर जब मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगा ना, उसमें रिलेटिवली थोड़ा कम लिंकिंग रहेगा, पर जहां लिंक रहेगा मैं थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन देकर चला आगे बढ़ूंगा। पर पॉलिटी में बहुत ज़्यादा लिंक है, तो एक चैप्टर के साथ बहुत सारे मल्टीपल चैप्टर कवर हो जाते हैं। ठीक है, क्लियर? तो डरना नहीं है, धीरे धीरे सब चीज़ हो जाता है, शांति से ध्यान से पढ़ना है। और मैंने ऐसे पढ़ाया है कि यहाँ तक कि बच्चा तक मैंने ऐसे पढ़ा है कि अगर 10th क्लास का बच्चा हो, अगर वो टाइम दे, ध्यान से देखे, आराम से फोकस करे, तो वो आसानी से समझ सकता है। ठीक है, तो आपको इसमें आपको सिर्फ इंटेलिजेंट की जरूरत नहीं है, साथ में आपको इसके लिए क्या है, पेशेंस की जरूरत है कि आप ध्यान से सुनो, बैठो, पढ़ो, तो ही आप समझ सकते हो। ठीक है, तो मैंने हर पहलू को जो मैंने बताया है कि हर एस्पेक्ट को मैंने कवर की है। तो यहाँ तक इतना, बाकी बहुत सारी डिटेल बाकी जब बीच बीच में तो आते ही रहता है, तो आगे मैं बताते रहूँगा, या अभी जो बताते रहूँगा ऑलरेडी कवर हो चुका है। मैं बता चुका हूँ पहले भी कि ऑफलाइन ऑलरेडी मैंने ऑलमोस्ट खत्म कर दिए है, पर ऑनलाइन जो कंटेंट है वो अब आपको अवेलेबल हो रहा है ऑनलाइन के फॉर्म में। क्लियर है? तो अभी तो पॉलिटी वाली मिलेगी आपको, बाद में उसके बाद आपको इकोनॉमिक्स की क्लासेस मिलेगी आपको ऑनलाइन फॉर्म में। तो ये यहाँ